ठीक है। अच्छा, कल हमने सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, ठीक है। तो आज उससे आगे कल कोई चीज, कोई पॉइंट ना समझ में आया किसी को? सबको आ गया? ठीक। अच्छा, आज सबसे पहले करेंगे अलाइन से। अलाइन बेसिकली क्या होता है? चीजों को प्रॉपरली, बिल्कुल सीधा रखना, यानी उनकी जो साइड्स है, उनके कॉर्नर्स है, ठीक है, वो आगे पीछे ना हो, ना ही ऊपर नीचे, ठीक है। तो जितना मर्जी अच्छा डिजाइन हो, अगर वो प्रॉपरली अलाइन नहीं है तो सारे का सारा डिजाइन आपका फेल है, ठीक है। तो अलाइन का जो पैलेट है उसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अगेन नहीं मिल रहा, आप विंडो, जैसे मैं इसको यहाँ से बाहर लेकर आता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, नहीं मिल रहा, कहाँ पर है? सिंपल, आप विंडो में जाओ, बस आपको नाम पता होना चाहिए। अलाइन आप क्लिक करोगे, आपके सामने आ जाएगा। आपकी मर्जी है, उसको आप जहां मर्जी क्या कर सकते हो, डॉक कर सकते हो, ठीक है। तो ये अलाइन है। हो सकता है कि मैं आपके साथ सिस्टम पे या लैपटॉप पे ये चीज ऐसे शो हो रही हो, ऐसे, बाकी ज्यादा ऑप्शंस आपको नजर ना आ रहे हो। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके शो ऑप्शंस, ताकि सारे ऑप्शन आपको सही तरह नजर आ जाए, ठीक है। अब इनको यूज कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास शेप है और मैं इसको सिर्फ क्या दे देता हूँ, ब्लैक कलर का फिल दे देता हूँ, ठीक है। तो पहले इनको समझते हैं, फिर हम इनको प्रैक्टिकली यूज करेंगे। तो इसकी एक कॉपी, आल्ट की प्रेस करके कॉपी ले लेता हूँ और उसका स्केल अप कर लेता हूँ। अगर आप चाहते हो कि दोनों साइड पे स्केल उसका हो, तो आप आल्ट की प्रेस कर लो। जब आल्ट की प्रेस करके आप एक साइड को स्ट्रेच करोगे तो दूसरी भी उतनी ही स्ट्रेच हो जाएगी। तो ये मैं कैसे कर लेता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों को सिलेक्ट करके मैं उनको यहाँ, अब मेरे पास ये दो शेप्स हैं, ठीक है। लेस से मुझे इन दोनों को अलाइन करना है। अगर मैं इस वाली शेप को वैसे मूव करता हूं तो आपको ना मैजेंटा लाइंस नजर आएंगी। ये बेसिकली स्मार्ट गाइड्स होती है, जो आपको बताती रहते हैं कि हाँ, अब आप बिल्कुल सेंटर में हो। अगर मैं इसको इस साइड पे लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे एकदम वो मुझे आके बता देंगी कि अब आप यहाँ पे लेफ्ट अलाइन हो, इसकी लेफ्ट साइड बिल्कुल बराबर है। अगर ये स्मार्ट गाइड शो नहीं हो रही, अगेन आपने व्यू में जाना है, ये नीचे है आपके पास स्मार्ट गाइड, इसको सिर्फ आपने टिक करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर आप खुद से इसको अलाइन करो, ठीक है, जैसे मैं अलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बेशक आपने उसको स्मार्ट गाइड की मदद से अलाइन कर लिया, लेकिन हो सकता है कि क्लिक छोड़ते हुए थोड़ा सा भी फर्क आ जाए, हल्का सा भी माउस हिल जाए, वो चीज आप जूम आउट करोगे तो आपको महसूस नहीं होगी गलती कि उसमें गलती है, लेकिन वहां फर्क तो है, ठीक है। और इसीलिए आपकी जो गलती होती है ना, वो इजीली पता चल जाती है जब आप एक डिजाइन बड़ा करके बनाते हो, ठीक है। अब बिजनेस कार्ड हो, उस पर गलती निकालना मुश्किल होता है, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एक बड़ा सा पैनाफ्लेक्स बिल बोर्ड लगाओ, उस पर आप कहीं पे भी जा रहे होगे ना, आप इजीली गलती निकाल सकते हो। तो इसीलिए डिजाइन को जब भी आपने बनाना है, एक तो बड़ा करके आप बनाओ, और दूसरा जूम इन जूम आउट। लास्ट में जूम इन करके भी देखा, जूम आउट करके भी देखा, दूर से भी देखा, क्या वो चीज दूर से भी ठीक लग रही है, कई दफा गलती आपको पता चल जाती है, ठीक है। तो हमेशा टूल्स को यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करूंगा और देखा यहाँ से हल्का सा मुझे गैप नजर आ रहा है, तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, दोनों को सिलेक्ट करके लेफ्ट अलाइन, पहला क्या करता है, शेप्स को लेफ्ट साइड पे बिल्कुल प्रॉपरली अलाइन कर देता है। तो मैं जो ही लेफ्ट पे क्लिक करूंगा, देखा ऊपर वाली शेप थोड़ी सी नच हुई लेफ्ट साइड पे, अब ये चीज बिल्कुल परफेक्टली लेफ्ट अलाइन है, ठीक है। तो आपको खुद करने की जरूरत नहीं है, टूल्स हैं, आप टूल्स को यूज कर लो, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती, ठीक है। आप खुद करोगे तो उसमें फर्क आ जाएगा, उस बीच का फर्क होगा। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि जो सिलेक्टेड शेप्स हैं, ठीक है, वो सेंटर में अलाइन हो जाए, तो आप सेंटर में कर लोगे, अब वो बिल्कुल सेंटर में आ गए। मैं चाहता हूँ राइट पर हो जाए तो राइट पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इस तरह इनको अलाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर शेप ऊपर नीचे है, या अगर वो शेप हॉरिजेंटल है, ठीक है, अगर शेप ऊपर नीचे है तो आप किन तीन को यूज करोगे, ये जो पहले तीन है, ठीक है। अब अगर मैं फर्स्ट पे लेफ्ट अलाइन करूं या राइट अलाइन करूं, तो कोई शेप नीचे वाली अपनी जगह से मूव नहीं कर रही, लेकिन जब मैं सेंटर पे क्लिक करता हूं तो क्या हो रहा है, दोनों शेप्स मूव कर रही हैं। ज्यादातर केसेस में आपको सिर्फ एक शेप को मूव करना होता है, दोनों को मूव नहीं करना होता। तब आप क्या करोगे, जिसको मूव नहीं करना उसको आप की ऑब्जेक्ट बना दोगे। की ऑब्जेक्ट का मतलब है कि बस वो अपनी जगह पे क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, ठीक है। आपने करना क्या है, सिंपल दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया हुआ, मैं चाहता हूँ ये अपनी जगह से मूव ना करे, तो उस पर एक दफा दोबारा क्लिक कर देना। जो ही आप दोबारा क्लिक करोगे, ये क्या बन जाएगा, रेफरेंस ऑब्जेक्ट, की ऑब्जेक्ट, ये अपनी जगह से मूव अब
नहीं करेगा, और यहाँ पे भी नीचे जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे अगर मैं डी सिलेक्ट करता हूँ, मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा, अभी ऑप्शन सिलेक्ट है अलाइन टू सिलेक्शन। अलाइन टू सिलेक्शन का मतलब है जिन चीजों को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है उनको आपस में क्या कर दो, अलाइन कर दो। लेकिन अगर मैं किसी एक पे दोबारा क्लिक कर दूंगा, ये मैंने दोबारा क्लिक कर दिया, तो अब वो क्या बन गया, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, कि अब ये अपनी जगह पे नहीं, अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। अब जब मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट सेंटर राइट, तो देखा ये चीज अपनी जगह पे फिक्स होगी। आप किसी को भी अपनी जगह पे फिक्स कर सकते हो। जैसे मैं इसको अगर सेंटर में करूं, मैं अगर इस पे क्लिक कर दूंगा तो अब ये की ऑब्जेक्ट बन गया, अब ये अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। अब मैं अगर उनको अलाइन करता हूं तो बाकी जितनी शेप्स होंगी वो इसके मुताबिक अपने आप को अलाइन करेंगे। ठीक है, इसी तरह मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके एक और कॉपी ले लेता हूँ, इसको मैं ऐसे स्ट्रेच कर लेता हूँ। अब जो हमारे पास शेप्स है वो क्या है, साइड बाय साइड है। पहले शेप्स ऊपर नीचे थे, अगर शेप्स आपके पास साइड बाय साइड हो या वर्टिकली हो, उनके लिए आप इन तीन को यूज करेंगे। इसलिए मैं वो शेप्स भी वैसे ही बना रहा हूँ जैसे उनके आइकन है, ताकि आपको जरा वो और ज्यादा क्लियर हो जाए। वही सेम चीज आप दोनों को सिलेक्ट करो, टॉप अलाइन करना है, सेंटर या बॉटम, आसान। ठीक है, और उसी तरह अगर आप चाहते हो यार ये अपनी जगह से मूव ना करे, एक दफा क्लिक किया वो क्या बन गई, की ऑब्जेक्ट। अब जब आप करोगे तो ये देखो कोई इश्यू नहीं आएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब इसमें एक और तीसरा ऑप्शन है जो है अलाइन टू आर्टबोर्ड। 2020 में ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन जो से पुराने वर्जन थे उसमें ये ऑप्शन आपको खुद जाके सिलेक्ट करने होते थे, तो इसमें तो इशू आता ही नहीं है। तो हो सकता है कि आप अगर अपने पर्सनल लैपटॉप पे पुराना वर्जन यूज कर रहे हो तो आप फिर थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, होता क्या है, मैं शेप को डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास एक शेप है, तो उसने उस शेप को क्या सिलेक्ट कर दिया, अलाइन टू आर्टबोर्ड। अगर अलाइन टू सिलेक्शन सिलेक्ट होगा तो एक शेप को आप कभी अलाइन नहीं कर सकते। अलाइन टू सिलेक्शन के लिए कम से कम दो शेप्स का होना जरूरी है जिनको वो आपस में अलाइन करेगा। अब जैसे ये मेरे पास सिर्फ एक शेप है, मैं जूम आउट करता हूँ, एक शेप है मेरे पास और मुझे इसको आर्ट बोर्ड के सेंटर में रखना है, तो अगर अलाइन टू सिलेक्शन सिलेक्ट होगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपनी जगह से मूव ही नहीं करेगा क्योंकि अलाइन टू सिलेक्शन सेलेक्ट है। लेकिन 2020 में उन्होंने उस चीज को ऑटो कर दिया कि अगर आप एक सब्जेक्ट है आप उस पर क्लिक करोगे, वो खुद ही से उसको क्या कर देगा, अलाइन टू आर्ट बोर्ड, के क्या करो उस एक ऑब्जेक्ट को आर्ट बोर्ड के साथ क्या कर दो, अलाइन कर दो। तो अब मैं जब क्लिक करता हूं तो वो उसको आर्ट बोर्ड के बिल्कुल सेंटर में क्या कर देगा, अलाइन कर देगा। पुराने वर्जन में आपको सबसे, अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने आर्ट बोर्ड के साथ अलाइन करना है तो आप पहले यहां से खुद उसको सेलेक्ट करोगे। 2020 में उन्होंने ये चीज क्या कर दी है, ऑटो कर दी है। ठीक है, ये चीज। उसके बाद आ जाता है आपके डिस्ट्रीब्यूट्स। डिस्ट्रीब्यूट्स क्या होता है, जैसे मैं इसका साइज ज्यादा छोटा करता हूँ और इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। उसी तरह मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, जैसे मैंने एक कॉपी इतनी ली और फिर मैं क्या करता हूँ, लास्ट एक्शन को रिपीट करता हूँ, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी क्या करेगा, मेरे लास्ट एक्शन को रिपीट कर गया और मेरे पास इतनी सेम डिस्टेंस पे इतनी ज्यादा कॉपीज आ गई। मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ, अगर मुझे इनको बिल्कुल क्या करना है, अलाइन करना है, हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है, तो मैं कौन सा यूज करूंगा, ये, क्योंकि अब जो शेप्स हैं वो क्या ऊपर नीचे हैं। ठीक है, जब ऊपर नीचे हो तब आप यूज करोगे ये फर्स्ट थ्री। इनमें से मुझे इनको सिर्फ सेंटर अलाइन करना है तो मैं सेंटर अलाइन करूंगा और सारी शेप बिल्कुल परफेक्टली सेंटर अलाइन हो जाएंगे। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये अपनी जगह से मूव ना करे, तो मैंने उस पर एक दफा दोबारा क्लिक कर दिया और वो क्या बन गई, की ऑब्जेक्ट। यानी बाकी सब इसके मुताबिक अपने आप को क्या कर लें, अलाइन कर लें। अब जब मैं सेंटर अलाइन पे क्लिक करूंगा तो देखा बाकी सब उसके मुताबिक उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को अलाइन कर दिया। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूट वेट क्या होता है कि सॉरी स्पेसिंग क्या होता है, बेसिकली इनके बीच का जो गैप है, स्पेसिंग है, अभी तो इक्वल है क्योंकि मैंने कंट्रोल डी किया था, लास्ट एक्शन रिपीट किया था, तो जितना मैंने गैप या स्पेस पहली शेप को दिया था ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, उतनी स्पेस बाकी सबको भी दे दिया। अभी ये सब इक्वल है, लेकिन मैं जान के क्या करता हूँ, उनकी स्पेसिंग को हम जरा खराब कर देते हैं। ठीक है, अब इनमें इक्वल स्पेसिंग नहीं है। सिंपल अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो अगर शेप्स से उनकी जो विड्थ और हाइट है बिल्कुल सेम है, फिर आप जो से मर्जी यूज कर लो बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा।
ठीक है। जैसे अगेन शेप्स अगर ऊपर नीचे है, इन दिस केस आपके ये वर्टिकल्स पहले आ जाएंगे। तो अगर आप टॉप से करोगे तब भी रिजल्ट सेम आएगा। मैं कंट्रोल जेड करता हूं, अगर आप सेंटर से करोगे तब भी रिजल्ट सेम आ रहा है, और अगर आप बॉटम से उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हो इक्वली स्पेसिंग के लिए तब भी रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है। हाँ, अगर उनकी शेप्स यानी उनकी ऐसी शेप्स हैं जिनकी हाइट या विड्थ डिफरेंट है, फिर उसमें फर्क आ सकता है। फिर आप देख सकते हो किसके साथ रिजल्ट ठीक आ रहा है। ठीक है। अब मैंने सिर्फ इन सबको सिलेक्ट करके क्लिक किया और उसने खुद से ही डिस्ट्रीब्यूट करके मुझे दे दिया। मुझे नहीं पता कि उसके बीच की स्पेसिंग कितनी है, यानी मैं अभी उसको स्पेसिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता अपनी मर्जी से। ठीक है। उसके लिए आप हमेशा क्या यूज करोगे, ये वाला ऑप्शन, डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग। लेकिन अभी ये ऑप्शन क्या है, इनएक्टिव है, मैं उसको यूज नहीं कर सकता। ये तभी काम करता है जब आप किसी को की ऑब्जेक्ट बनाते हो। ठीक है। जैसे अगर मैं इस पे जो ही क्लिक करूंगा, ये ऑप्शन क्या हो गया, इनेबल हो गया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि सबके बीच में कितनी स्पेसिंग देनी है, गैप कितना होना चाहिए। तो लेट्स से मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ कि सबके बीच में लेट्स से 15 या 12 पिक्सल कर दो, और वही सेम चीज, ठीक है, ऊपर नीचे शेप्स हो तो आप वर्टिकली, साइड बाय साइड होंगे तो आप हॉरिजॉन्टल। तो अभी ये शेप्स ऊपर नीचे हैं, तो मैं जो ही इस पे क्लिक करूंगा अब मुझे पता चल गया, अच्छा सबके बीच का जो गैप है, जो स्पेसिंग है वो कितनी है, 12 पिक्सल। मुझे और ज्यादा कम करनी है, मैं इसको और ज्यादा कम कर सकता हूँ। तो ये देखो, तो मैं अपनी मर्जी से अब वो स्पेसिंग को भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है। उसी तरह जैसे अगर मैं एक कॉपी यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, कितनी है, 6 7, तो मैं कंट्रोल डी, ठीक है, ये मैं कर लेता हूँ ऐसे। वही सेम चीज अगर मैं इनकी स्पेसिंग को थोड़ा सा आगे पीछे कर दूं, ठीक है, अब मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ इक्वल। अब क्या शेप्स क्या है, साइड बाय साइड है। अब आप क्या यूज करोगे, ये वाले ऑप्शन। और अगर आप फर्स्ट पे भी क्लिक करो वही सेम रिजल्ट, सेंटर पे भी करो और राइट साइड से भी करोगे तो सेम रिजल्ट। ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि वही सेम स्पेसिंग में यहाँ पे भी दे सकूं, तो इस पे क्लिक करूंगा, ये क्या बन जाएगा, की। अब किसी को भी की ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो मैंने इसको की ऑब्जेक्ट बना दिया 6। अब मैं क्या यूज करूंगा, ये वाला ऑप्शन, क्योंकि अब जो शेप्स हैं वो क्या है, साइड बाय साइड है। तो जो ही मैंने उस पर क्लिक किया मेरे पास, ठीक है, डिजाइन एक कंप्लीट हो गया। तो वो चीज प्रॉपरली अलाइन होनी चाहिए, उसमें इक्वल स्पेसिंग होनी चाहिए, तभी आपका डिजाइन अच्छा लगेगा। ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है जो आप बहुत ज्यादा यूज करोगे। ठीक है। तो इनको एक दफा इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है पाथ फाइंडर, और अगेन नहीं मिल रहा, विंडो में अगर आप जाओ नीचे पी में आ जाओ, जहां क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। तो पाथ फाइंडर में बेसिकली क्या होता है कि हम डिफरेंट शेप्स को तोड़ मरोड़ कर कोई नई शेप्स बनाते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे जो पहला ऑप्शन है वो है यूनाइट का। यूनाइट मीन के जितनी मर्जी शेप्स हो उनको आपस में क्या कर दो, एक कर दो, यूनाइट कर दो। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास, मैं दो शेप्स ले लेता हूँ, जैसे मेरे पास एक ये है और ये है। ठीक है। दो शेप्स हैं, मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया, और जो ही मैं यूनाइट पे क्लिक करूंगा तो उसने क्या कर दिया, उनको एक कर दिया, कंबाइन कर दिया। ठीक है। तो आप इस तरह क्या करते हो, डिफरेंट डिजाइन बनाते हो, जो वैसे बनाना थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सर्कल ले लेता हूँ और यहां से मैं रेक्टेंगुलर, और इसके यहां पर आके मैं ये, ठीक है, अब मेरे पास ये दो शेप्स हैं, मैं दोनों को अगर सेलेक्ट करूं, यूनाइट पे क्लिक करूं, तो मेरे पास ये शेप बन गई। मैं इसको एज अ विंडो के तौर पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है। तो आसान हो गया, वरना टाइम लगता, इतना एक्यूरेट मैं ना बना सकता। तो जल्दी से मुझे हार्डली 5 सेकंड भी नहीं लगे और मेरे पास वो चीज कंप्लीट। तो इसलिए मैं आपको पहले फर्स्ट डे पे कह रहा था कि हमेशा हमेशा हर चीज में बेसिक शेप्स को देखना है, तो आपके लिए वो शेप्स क्रिएट करना जरा आसान हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। इसको जरा साइड पे रख देते हैं। उसके बाद आ जाता है, और इसको थोड़ा सा इसका मैं वेट ज्यादा कर देता हूँ। उसके बाद आ जाता है आपका माइनस फ्रंट। माइनस फ्रंट कहते हैं ऊपर वाली शेप को नीचे वाली में से डिलीट कर दो। ठीक है। पहले करके बताता हूँ, फिर मैं इसका स्टैकिंग ऑर्डर आपको समझाता हूँ। तो जैसे मेरे पास एक शेप ये है, इसको मैं वैसे फिल दे देता हूँ, फिल से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है। एक सर्कल में ये ले लेता हूँ, इसका कलर कोई सा भी ले लो आप, दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, और रेक्टेंगुलर शेप पे मैंने दोबारा क्लिक किया ताकि वो अपनी जगह से मूव ना करे, ताकि मैं, और अलाइन के ऑप्शन देखा यहाँ ऊपर भी आ जाते हैं। ठीक है। तो मैं यहीं से क्या कर लेता हूँ, उसको सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। ठीक है।
अब मैं माइनस फ्रंट क्या है, ऊपर वाली शेप को क्या करो, नीचे वाली में से डिलीट कर दो। तो मैं जो ही माइनस फ्रंट पे क्लिक करूंगा तो उसने क्या किया, ऊपर वाली शेप को जितनी भी थी, जितना भी उसने एरिया कवर किया हुआ था अपने साथ, उसने उसको डिलीट कर दिया। तो आप देखो, तो आप इसको कहीं पे भी लेके रख लो तो आपके पास इस तरह की शेप बन जाएगी। तो पहले इसको देख लेते हैं कि आप ये जो स्टैकिंग ऑर्डर है वो क्या होता है। तो वो आपको समझ में आएगा नीचे लेयर्स में। आप लेयर्स को एक्सपेंड करो। बेसिकली लेयर्स क्या होता है, आपका फोल्डर है। जैसे फोल्डर के अंदर आप अपनी फाइल्स को रखते हो, तो आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी शेप क्रिएट कर रहे हो, वो आपकी लेयर्स में ऐड होती रहती है। तो ये एक फोल्डर है जिसमें आप जो भी चीज कर रहे हो वो आपको सामने नजर आ रही है कि कितनी शेप्स हैं, कि क्या टेक्स्ट आपने यूज किया हुआ है, हर चीज यहाँ पे आपको नजर आएगी। ठीक है। अगर आप लेयर को लॉक कर देते हो, ठीक है, या उसको डिलीट कर देते हो, तो आप हार्डबोर्ड पे काम नहीं कर सकते। कम से कम एक लेयर का होना जरूरी है। तो बाय डिफॉल्ट भी वो आपको एक लेयर बना देता है खुद ही इलिस्ट्रेटर, आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं होती। और जो भी चीजें आप क्रिएट करोगे, जैसे मैं एक सर्कल भी ड्रॉ करता हूँ, तो वो क्या कर रहा है, उसको यहाँ पे ऐड करता जा रहा है कि आपने वहां आर्टबोर्ड पे एक सर्कल ड्रॉ किया और वो वहां पे भी शो हो रहा है। इवन यहाँ से आके अगर मैं इसका कलर भी चेंज करूंगा तो वहां पे वो चीज क्या हो रही है, अपडेट हो रही है। ठीक है। तो जो भी नई चीज आप क्रिएट करोगे वो हमेशा स्टैकिंग ऑर्डर में उसके ऊपर आएगी, पुराने वाले से। ठीक है। तो अगर मैं दोबारा से, जैसे मैं एक रेक्टेंगल शेप इसी के ऊपर अगर ड्रॉ करूं, कलर में इसका चेंज कर लेता हूं, तो देखा, क्योंकि ये मैंने उसके बाद बनाई, तो ये स्टैकिंग ऑर्डर में उसके ऊपर आ गई। जैसे पेपर्स होते हैं, आप एक के ऊपर एक पेपर रखते जो, तो जो सबसे ऊपर वाला पेपर होगा वही आपको नजर आएगा, नीचे वाला नजर नहीं आएगा। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लेयर्स में भी है। ठीक है। इसी तरह जैसे मैं एक स्टार ले लेता हूँ और उसका कलर चेंज कर लेते हैं हम, ये बल्कि इसका ये कर लेते हैं। ठीक है। और इसको मैं जरा डार्क दे देता हूँ। ठीक है। तो जो भी आप नई शेप बनाओगे वो पुराने वाले के ऊपर स्टैक होती जाएगी। ठीक है। अब आप इनका स्टैकिंग ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जो बन गए आप उनको आगे ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकते। उसके दो तीन तरीके हैं, जो सा मर्जी आसान लगे उसको आपने फॉलो कर लेना है। तो एक तो तरीका ये है कि आप लेयर्स में दो, और लेयर में जो सी भी शेप सेलेक्ट होती है उसके साथ देखें यहाँ पे भी एक ब्लू कलर का छोटा सा बॉक्स बन जाता है। ठीक है। जैसे अगर ये मैं सिलेक्ट करूं, ये सिलेक्ट करूं, तो यहां से भी हमें पता चल जाता है कि अच्छा कौन सी शेप सिलेक्टेड है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टार को सिलेक्ट करता हूं, मैं यहां से भी उन शेप्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, स्टार सिलेक्टेड मेरा। ठीक है। लेट्स से मुझे इसको मूव करना है, तो आप एक चीज ऐसे भी कर सकते हो, लेयर्स में क्लिक करके उठाकर उसको ड्रैग करना है, और जहां पे भी आपको रखना है वहां पे आप ड्रॉप कर दो। तो वो क्या हुआ, उसका स्टैकिंग ऑर्डर चेंज हो गया। ठीक है। ये देखो स्टैकिंग ऑर्डर मैंने उसका चेंज कर दिया। इसी तरह आप उठा के उसको सबके नीचे भी स्टैक कर सकते हो। ठीक है। अब ये सबके नीचे, इट मीन्स कि अगर मैं इसको यहाँ पे भी मूव करूंगा तो ये उनके भी नीचे ही शो होगा। ठीक है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, जैसे दोबारा से स्टार को मुझे ऊपर लेकर आना है, आप राइट क्लिक करो, यहाँ पे ऑप्शन है अरेंज, और अरेंज में आपके पास शॉर्टकट कीज भी हैं जो हम ज्यादा यूज करते हैं, और ये ऑप्शंस भी हैं। अब यहाँ पे दो दो ऐसे आपको नजर आएंगे कि ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, और सेंड बैकवर्ड, और सेंड टू बैक। फर्क क्या है, ब्रिंग टू फ्रंट जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल राइट स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, या करली ब्रेसेस, ये क्या करता है, ये एकदम उसको सबसे नीचे से उठाएगा और सबके ऊपर रख देगा, स्टेप बाय स्टेप ऊपर नीचे नहीं लेके जाएगा। ठीक है। तो जो ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना ब्रिंग टू फ्रंट पे, तो ये क्या करेगा, एकदम उसने नीचे से उठाया और सबके ऊपर रख दिया। अगर आप चाहते हो नहीं स्टेप बाय स्टेप वो नीचे जाए, ठीक है, तब आप क्या करोगे, मैं दोबारा अरेंज में जाता हूँ, और उसी का अब यहाँ पे अगर आप देखो ना सेंड टू बैक भी है। सेंड टू बैक क्या करेगा, एकदम ऊपर से उठाएगा और सबके नीचे रख देगा। तो देखा ये चीज। और अगर आप चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप ऊपर नीचे जाए, तो फिर आप इन दो ऑप्शंस को, ऊपर के लिए ब्रिंग फॉरवर्ड और नीचे जाने के लिए सेंड बैकवर्ड। तो अगर मैं ब्रिंग फॉरवर्ड करता हूँ तो अब ये क्या कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो ये देखो ब्रिंग फॉरवर्ड, तो अब ये स्टेप बाय स्टेप। तो मैं शॉर्टकट की यूज कर लेता हूँ कंट्रोल राइट स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये देखो। अगर मैं लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा तो ये देखो। तो ज्यादातर हम इसके लिए शॉर्टकट कीज को यूज करते हैं, लेकिन अगेन आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे ये आपको खुद ऑटोमेटिकली जुबानी याद हो जाएंगे। ठीक है। तो आप किसी भी शेप को सिलेक्ट करो और उसका आप स्टैकिंग ऑर्डर क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक हो गया।
तो ये आपका बेसिकली क्या है, स्टैकिंग ऑर्डर। आप इस तरह इसको चेंज कर सकते हो। तो दोबारा में लेट्स से हम एक और शेप ले लेते हैं और इसी की मैं एक कॉपी लेता हूँ, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ और वैसे एग्जाम्पल के लिए मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। अब जैसे ये लेट्स से मुझे क्या बनाना है, एक क्रेसेंट बनाना है, चांद बनाना है। तो मैंने क्या किया, उसी एग्जैक्ट कॉपी ली और उसको यहाँ पे रख लिया, ठीक है। और दोनों को सिलेक्ट किया और माइनस फ्रंट। माइनस फ्रंट क्या करता है, ऊपर वाली शेप को नीचे वाली में से माइनस कर देता है। तो कितना आसान हो गया एक क्रेसेंट बनाना, ठीक है। तो अब समझ में आया किस तरह आपने इनको यूज करना है, ठीक है। तो ये रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट क्रेसेंट आपका बन जाएगा और हार्डली आपको 2-3 सेकंड लगेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक शेप लेता हूँ, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। और वैसे में ये ऐसे, और अगर आप इसकी कॉपी ले लो, दोनों को सिलेक्ट करो, तो इंटरसेक्ट क्या है, जो पार्ट उनका इंटरसेक्ट हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, वो रहने देगा, बाकी सबको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो अगर मैं इंटरसेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ये शेप आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह इससे आगे चलते हैं, आपका है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड कहते हैं जो ऑपोजिट है इंटरसेक्ट के। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो शेप्स हैं, ऐसे कर लेते हैं, एक का कलर मैं वैसे चेंज कर लेता हूँ। आप दोनों को सिलेक्ट करो, तो एक्सक्लूड क्या करेगा, जो पार्ट इंटरसेक्ट हो रहा है उसको डिलीट कर देगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहने देगा। तो अगर मैं एक्सक्लूड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी। तो बड़े सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड से ऑप्शन है, इनको आप बहुत ज्यादा यूज करोगे। अच्छा, उसके बाद ये नीचे आ जाते हैं, डिवाइड, ट्रिम, मर्ज। अब ये तीनों आपस में बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं पहले एक समझाऊंगा, फिर इनका कंपैरिजन करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैं एक शेप, दो शेप्स ले लेता हूँ और दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और वैसे मैं इनको सिर्फ स्ट्रोक दे देता हूँ ताकि इजीली वो आपको समझ में आ जाए। अब मेरे पास ये दो शेप्स हैं और आप लेयर्स को भी देखना, मेरे पास दो शेप सिलेक्टेड है। अच्छा, जब भी आप गलती हो जाए ना समझ में आ रहा हो कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, तो हमेशा आपने लेयर्स को चेक करना है, एक लेयर्स को चेक करना है और आपने अपने फिल और स्ट्रोक को चेक करना है, तो आपको गलती पता चल जाएगी। जैसे साइड मिरर चेक करते हैं ना गाड़ी के, यहाँ पे भी वही काम करना है। तो 95% आपको गलती यहीं से पता चल जाती है, अच्छा यार प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। तो ये दो शेप सिलेक्टेड है और मैं जो ही डिवाइड पे क्लिक करूंगा तो कोई बाजार आपको चेंजेस उसमें नजर नहीं आएंगे, क्या चेंजेस उसमें हुई हैं। लेकिन डिवाइड करता क्या, डिवाइड किसी चीज को डिलीट नहीं करता। इससे पहले जितने हमने यूज किए उन्होंने क्या किया, डिलीट कर दिया खुद से। लेकिन डिवाइड डिलीट नहीं करता, वो सिर्फ डिवाइड कर देता है सेक्शंस को, कहां से, जहां से वो इंटरसेक्ट हो रहे होते हैं। जैसे यहां से ये पार्ट इंटरसेक्ट हो रहा है तो उसने वहां से उसको डिवाइड कर दिया, कट कर दिया, ठीक है, और उन सबको एक ग्रुप में ऐड कर दिया। यहां पर भी आप देखो तो आपके पास क्या उसने बना दिया, एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर यानी ग्रुप का मतलब यह है कि जैसे फोल्डर है, फोल्डर के अंदर जितनी भी चीजें हो, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो दोनों शेप सेलेक्ट हो रही हैं क्योंकि वो एक ग्रुप में ऐड होगी, एक फोल्डर में ऐड होगी। तो सबसे पहले आप उसको क्या करोगे, अनग्रुप करोगे। तो राइट क्लिक करके मैं क्या करता हूं, उसको अनग्रुप। और अब यहाँ पे भी देखना, मैं जो ही इसको अनग्रुप करूंगा मेरे पास तीन शेप्स आ गए। तीन कौन सी हैं, पहले मैं डी सिलेक्ट करूंगा, ये देखो, और एक ये। तो सिर्फ उसने क्या किया, किसी चीज को डिलीट नहीं किया, सिर्फ उसने क्या कर दिया, वहां से कट कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसे हमने ये क्रेसेंट बनाया था, अगर मैं इसको दोबारा बनाता हूँ, ये देखो ऐसे, और मैं इसकी कॉपी लेके यहाँ पे ऐसे रख लेता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट किया मैंने दोनों को, मैं डिवाइड पे क्लिक करता हूँ, वही चीज सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके अनग्रुप करना है। तो ये देखो, समझ में आ गया, यानी आप तीनों शेप्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिवाइड का काम है। अब बाकी मैं इनको भी डिलीट करता हूँ। अब इन तीनों को समझ, क्योंकि तीनों का फंक्शन बहुत ज्यादा सिमिलर है, सिर्फ एक दो का फर्क है। तो इनके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इनको भी डिलीट करता हूँ और उसके लिए मैं कुछ शेप्स बना लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये मैंने शेप्स बना ली, सिलेक्ट किया और यहाँ पे ऐसे, और इन दो का कलर मैं यही रहने देता हूँ, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ और सिर्फ मैं अभी फिल दे रहा हूँ, और इसका भी कलर मैं चेंज करके कोई और दे देता हूँ, इसको मैं ब्लू दे देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब इनकी मैं कॉपी ले लेता हूँ सबको और कंट्रोल डी लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए, ताकि मैं इन तीनों का कंपैरिजन करके आपको बता सकूं। तो पहले वाले को सिलेक्ट करते हैं और क्या है, डिवाइड।
तो वाइट पे क्लिक किया, उसने क्या किया, जहां जहां से शेप इंटरसेक्ट हो रही थी वहां वहां से उसने क्या कर दिया, उनको कट कर दिया। तो राइट क्लिक करके मैं अनग्रुप, तो आपके पास क्या आ गई शेप, ये ये देखो, ठीक है। जहां जहां से वो शेप्स क्या हो रही थी, इंटरसेक्ट हो रही थी, तो वहां वहां से उसने उनको कट करके आपके सामने रख दिया। उसके बाद आ जाता है ट्रिम। ट्रिम स्टैकिंग ऑर्डर देखता है। स्टैकिंग ऑर्डर क्या होता है, कौन सी शेप ऊपर है, कौन सी शेप नीचे है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ऊपर वाली को एज इट इज रहने देगा, नीचे वाली में से उसको काट देगा, ठीक है। तो जैसे सबसे ऊपर शेप कौन सी है, ये वाली, क्योंकि ये मैंने सबके आखिर में बनाई थी, फिर ये है, फिर ये सबके नीचे। अगर मैं सबको सिलेक्ट करता हूं और ट्रिम पे क्लिक करता हूं, उसी तरह राइट क्लिक करके आपको क्या करना है, अनग्रुप। तो ये देखिए जो सबसे ऊपर वाली शेप थी उसने उसको कट नहीं किया, वो वैसी की वैसी, लेकिन उसको किस में से कट किया, जो उसके नीचे वाली थी, ठीक है। ये चीज सेम वही चीज इसके साथ हुई, ये ऊपर थी, ये वाली शेप नीचे थी, उसको कट कर दिया। यहाँ पे ये शेप ऊपर थी, ये नीचे थी। तो ट्रिम क्या देखता है, आपका स्टैकिंग ऑर्डर देखता है, कौन सी शेप ऊपर है और कौन सी शेप नीचे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मर्ज। ये आपके पास है मर्ज। मर्ज स्टैकिंग ऑर्डर भी देखता है और कलर भी देखता है। अगर उन शेप्स का कलर एक जैसा है तो वो उनको आपस में यूनाइट कर देगा, मर्ज कर देगा, ठीक है। लेकिन फिर वो क्या देखता है, स्टैकिंग ऑर्डर भी देखता है और फिर उनको उसी तरह ट्रिम की तरह कट कर देता है। तो मर्ज पे मैं क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, वही सेम चीज, अनग्रुप, जो शेप सबसे ऊपर थी वो वैसी की वैसी, फिर ये, लेकिन इन दोनों का कलर क्या था, सेम था, तो उसने क्या किया, उनको एक बना दिया। तो बड़ा सिर्फ एक दो पॉइंट्स का इसमें फर्क होता है, बाकी ये तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। लेकिन अगेन जब आप प्रैक्टिकली करोगे फिर ये और ज्यादा चीज आपको क्लियर हो जाती है। तो पहले एक दफा टूल समझा देता हूँ, फिर उनको प्रैक्टिकली हम करेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका क्रॉप। और क्रॉप में अगेन आगे चल के बताता हूँ। तो क्रॉप इस बिल्कुल ऐसे ही लगेगा अभी जैसे ये इंटरसेक्ट है, ठीक है। आउटलाइन, आउटलाइन क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास एक शेप है, मैं आउटलाइन पे क्लिक करूंगा तो उसने क्या किया, जो फिल का कलर था वो किसको दे दिया, आउटलाइन को दे दिया। तो वही चीज हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक चीज को करने के कई तरीके होते हैं, कुछ ऐसे भी टूल्स हैं जो आज तक मैंने यूज नहीं किए, ठीक है, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है। तो इनमें भी कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनको आप बिल्कुल यूज नहीं करोगे, ठीक है। उसी तरह आखिरी जो इसमें है वो है आपका माइनस बैक। ये बिल्कुल ऑपोजिट है माइनस फ्रंट के। माइनस फ्रंट क्या करता है, ऊपर वाली शेप को नीचे वाली में से डिलीट करता है। तो माइनस बैक क्या करेगा, नीचे वाली शेप को ऊपर वाली में से। तो लेट्स से अगर मेरे पास दो शेप्स हैं, ये मैं दो शेप्स ले लेता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और एक का कलर मैं वैसे चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो नीचे वाली शेप क्या है, ये, तो ये क्या होगा, इतना पार्ट अपने साथ रेक्टेंगुलर शेप का माइनस हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो मैंने जो ही क्लिक किया मेरे पास ये चीज आ गई, ठीक है। तो ये पाथ फाइंडर्स हैं जिनको आप बहुत ज्यादा यूज करोगे। अब जंप करते हैं लोगोस में, ठीक है। तो अब आपका ना वो चीज प्रैक्टिकली स्टार्ट हो, ठीक है। तो लोगोस और सिंपल फर्स्ट सेट को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ये है जो आज हम करेंगे और फिर आपके पास सारा दिन है, बेशक तहज्जुद तक बैठ के आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। तो इनकी आपने ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने सिंपल क्या किया, इमेज उठाया, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इलिस्ट्रेटर के अंदर। तो इमेजेस जैसे मैंने आपको फोल्डर भी दिए हुए हैं यूएसबी में, वो सारे क्या है, आपके इमेजेस हैं। इमेज उठाना है और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, और ताकि आप उनको देखकर एज इट इज प्रैक्टिस कर सको, उनको बना सको, ठीक है। तो ये आपके पास आपका पहला सेट है, पहला इमेज है। तो एक तो पहले थोड़ा सा इमेज के चेक कर लेते हैं कि जब भी आप इमेज को सिलेक्ट करते हो तो उसके ऊपर ना एक इस तरह का क्रॉस आ जाता है। आप डी सिलेक्ट करोगे वो क्रॉस आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन जो ही सिलेक्ट किया ये क्रॉस आ जाता है। और दूसरा, उस इमेज से रिलेटेड आपको यहाँ पे ना इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि उसका एक तो वो लिंक है, लिंक अभी मैं बताता हूँ कि लिंक से मतलब क्या है, उसका नाम क्या है, ठीक है, आरजीबी है, पीपीआई भी अभी बताता हूँ, पिक्सल पर इंचेस क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे उस इमेज से रिलेटेड मिल जाती है, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप इमेज पे जूम इन करते हो, जैसे मैं जूम इन करता जाऊंगा
तो आपको ये इवेंचुअली क्या नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे, पिक्सल्स। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना इमेज खराब हो गया, ठीक है, तो इमेज हमेशा बेस्ड होता है पिक्सल्स पे। ठीक है, आप जूम इन करते जो इवेंचुअली आपको छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो पिक्सल पर इंच, ये जो लिखा हुआ है PPI, पिक्सल पर इंच, यानी 1 इंच के अंदर कितने ज्यादा पिक्सल्स हैं। अब इसके कितने 270, यानी 1 इंच अगर इतना सा है तो 1 इंच के अंदर 270 ये छोटे छोटे से बॉक्सेस हैं। जितने ज्यादा बॉक्सेस होंगे, ठीक है, 1 इंच के अंदर इमेज की क्वालिटी रेजोल्यूशन उतनी ज्यादा अच्छी होगी। अगर ये कम होंगे तो जैसे खराब इमेज नहीं होता, ब्लर इमेज जैसे हम कहते हैं, ब्लर हुआ हुआ होता है, वो आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ये पिक्सल। और जो भी चीज आप इलिस्ट्रेटर के अंदर बनाते हो कुछ भी, उसको हम कहते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स को आप जितना मर्जी जूम इन कर लो, वो हमेशा क्या रहेंगे, क्रिस्टल क्लियर रहेंगे, वो कभी भी खराब नहीं होते। तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं वेक्टर्स। काफी बड़ा हो गया, जूम आउट करता हूं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इनको कहते हैं वेक्टर्स। जो भी चीज आप इलिस्ट्रेटर के अंदर बनाओगे, फोटोशॉप में हमेशा हम काम करते हैं पिक्सल्स पे, पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, और यहाँ पे इलिस्ट्रेटर आपका वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब आ जाते हैं उस क्रॉस पे कि ये जो क्रॉस है ये क्यों आता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। ठीक है, और अभी ये इमेज लिंक है, मैंने वहां से ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो उसने वहां से सिर्फ उसको क्या किया, उस फोल्डर से लिंक कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा डिलीट करता हूं और इसकी एक कॉपी को मैं यहाँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम, और इसको मैं डेस्कटॉप पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसकी एक कॉपी मैंने ले ली। अगर मैं इसको उसी तरह दोबारा यहाँ पे लेकर आऊंगा, वो कोई इशू नहीं आएगा, वो सिंपल आपको वहां पे इमेज शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन लेट्स से कि अगर अब मैं ये वाला जो इमेज है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ परमानेंटली, ठीक है, या इसको किसी और फोल्डर में, यानी इसकी पोजीशन को मैंने चेंज कर दिया, तो मैं सिंपल इसको मैंने डिलीट कर दिया, या उसको मैंने किसी और फोल्डर में ऐड कर दिया। अब जो ही मैं इलस्ट्रेटर को ओपन करूंगा तो मुझे सबसे पहले वो क्या देगा, एक मैसेज देगा कि आपने क्या किया, लिंक ब्रेक कर दिया। जो इमेज आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया था उसको एक लिंक बना हुआ था, कि उसको पता चल रहा था इलस्ट्रेटर को, अच्छा ये जो इमेज है ये कहां पर पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके साथ उसने उसको लिंक कर दिया। लेकिन मैंने क्या किया, अब वो ओरिजिनल जो था उसको डिलीट कर दिया, तो लिंक क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो वो क्या कह रहा है कि आप उस चीज को अपडेट करो, लिंक को दोबारा से रीलिंक करो। मैं कह देता हूँ नहीं, अभी करने की जरूरत नहीं है। आप इलस्ट्रेटर को ओपन करते हो और वही चीज है कि बार बार मुझे क्या कर रहा है, मैसेज शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इमेज नजर आ रहा है। ये आपको तब तक नजर आता रहेगा जब तक आपने इस फाइल को सेव करके क्लोज नहीं कर दिया। ठीक है, तो मैं इसको भी नो कर देता हूँ। लेट्स से हम फाइल को सेव कर देते हैं, सिंपल सेव, और मुझे ये मैसेज नहीं देखना बार बार। सेव ऑन योर कंप्यूटर, डेस्कटॉप पे यही नाम रहने देते हैं, मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए सिंपल ओके। ठीक है, अब हम इस फाइल को क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे ये फाइल हमारी इलस्ट्रेटर की सेव होगी। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो सबसे पहले वही दोबारा से मुझे मैसेज दे रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट में एक इमेज है जिसका लिंक ब्रेक है। ठीक है, जिसको आपने जो लिंक था वो ब्रेक है, यानी उसको मिल नहीं रहा कि वहां पे ओरिजिनल कहां पे पड़ा हुआ है। अगर मैं अब इसको इग्नोर कर देता हूँ, तो वो अब मुझे इमेज को नहीं दिखा रहा। ठीक है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट दिखा रहा है क्योंकि लिंक ब्रेक है। ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट को कोई पोस्टर, कोई ब्रोशर, कोई बिजनेस कार्ड बना के देते हो जिसमें आपने इमेजेस को यूज किया हुआ है। ठीक है, अब इमेजेस तो आपके पास पड़े हुए हैं आपके कंप्यूटर में, और आपने इसी तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करके उनका लिंक बनाया हुआ और वो आपके सही नजर आ रहे हैं। आप कस्टमर को इमेज बना के दे देते हो, कोई फर्क, ठीक है जी, ओके हो गया। लेकिन जब आप कस्टमर को ओरिजिनल फाइल सेंड करते हो इलिस्ट्रेटर की, ठीक है, जैसे अभी हमने सेव की इलिस्ट्रेटर की फाइल, अब वो सिर्फ फाइल सेंड कर दोगे, वो जब ओपन करेगा, या प्रिंटिंग प्रेस को ये फाइल दे देता है इलस्ट्रेटर की, जब वो प्रिंटिंग प्रेस वाला बंदा इसको ओपन करेगा तो आगे उसको भी सारे इसी तरह ट्रांसपेरेंट शेप्स नजर आएंगे, क्योंकि आप इमेजेस तो आपके पास पड़े हुए थे आपके कंप्यूटर में, आपने तो सिर्फ क्या किया, इलस्ट्रेटर की फाइल कस्टमर को दे दी। अब कस्टमर की तो गलती नहीं है, वो जब जाएगा प्रिंटिंग प्रेस पे, प्रिंटिंग प्रेस वाला ओपन करेगा, वो कहेगा यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो
अब वो ये टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं। अब वो गुस्सा किस पे निकालेगा? आप, क्योंकि आपने टाइम जाया किया कस्टमर का, वो फिर जाएगा, फिर आपको कॉल करेगा, यार उसमें तो इमेजेस नहीं आ रहे, नजर नहीं आ रहे। ठीक है, क्योंकि इमेज का आपने लिंक ब्रेक कर दिया, आपने सिर्फ फाइल उठा के दे दी, इमेजेस तो सारे के सारे आपके कंप्यूटर में पड़े। आप अगर इमेजेस भी दे देते हो फिर भी तो लिंक ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि लेट्स से वो आपके पास सी ड्राइव में पड़े हुए थे, आपने उनको कॉपी करके दे दिया, वो उठा के उसको डेस्कटॉप पे रख देता है, फिर भी तो लिंक ब्रेक हो गया। फिर भी उसको ये चीज इसी तरह न, कितनी दफा ये गलती हम देखते हैं, हम फाइल को ओपन करते हैं तो आगे हमें ट्रांसपेरेंट नजर आ रहे होते हैं, तो इसका साफ पता चल रहा होता है कि लिंक ब्रेक हो गया, फिर से दोबारा हमें कॉल करनी पड़ती है कि ये इशू है। तब आप इस इशू को कैसे रिजोल्व करोगे? अब जैसे ये इमेज है, अगर आपने इसको रीलिंक करना है, ठीक है, जैसे कस्टमर आपको या कोई कुलीग आपको इस तरह की फाइल दे देता है, लेकिन आपको इमेजेस भी साथ दे देता है, आप ओपन करोगे तब भी आपको उसी तरह नजर आएगा। एक तो तरीका है, आप उसको दोबारा से रीलिंक कर लो। रीलिंक करने के लिए आपने क्या करना है, लिंक फाइल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ये ऑप्शन है रीलिंक, आप उस पर क्लिक करोगे। अब ये दोबारा आपसे पूछ रहा है कि ये वाला इमेज कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आपको पता होगा अच्छा यहाँ पे ये इमेज पड़ा हुआ है, मैं डी में जाता हूँ, सॉरी एसीआई लोगोस, और ये पड़ा हुआ है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, प्लेस करूंगा, और दोबारा से उसने क्या किया, उसको रीलिंक हो गया। तो ये तो रीलिंक हो गया। अगर आपने कस्टमर को देना है तब आप हमेशा क्या करोगे, इम्बेड करोगे। ये ऑप्शन है इम्बेड का। इम्बेड का मतलब होता है इस इमेज को इस डॉक्यूमेंट के अंदर सेव कर दो, ताकि ना तो अलग से देना पड़े और ना ही इस तरह का इशू है कि जब ओपन हो तो वो चीज ट्रांसपेरेंट नजर आए। तो मैं जो ही इम्बेड पे क्लिक करूंगा, एक तो ये क्रॉस चला जाएगा, ठीक है, इम्बेड पे क्लिक किया और ये चीज आ गई, और देखा यहाँ से लिंक फाइल का भी ऑप्शन चला गया, क्योंकि अब ये लिंक नहीं रहा, ये अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज सेव हो गया। सिर्फ फर्क क्या होता है कि आपके जो इलस्ट्रेटर की जो फाइल है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, इसको इस फाइल के अंदर इमेज को सेव कर दिया। तो अभी प्रैक्टिस करने के लिए आपको एम्बेड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगेन ये चीज आपने ज़हन में रखनी है कि अगर आप कभी क्लाइंट को कोई पोस्टर, बैनर, पैनाफ्लेक्स, बिजनेस कार्ड, कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप इमेजेस को यूज करो, तो फिर उनको क्या कर दो, सिंपल एम्बेड कर दो, ताकि ना तो अलग से देने पड़े, वही एक फाइल आप कस्टमर को दे दो, तब वो ओपन करेगा तो उसको ये इमेज एज इट इज नजर आएगा। ठीक है, और अगर कस्टमर या कस्टमर या वो अगर प्रिंटिंग प्रेस पे जाता है, वो कहता है यार ये इमेज मैं अपने लिए सेव कर लूं, तो वो सिंपल इस पे क्लिक करेगा और अनइम्बेड पे क्लिक कर देगा। अनइम्बेड का मतलब है अब वही दोबारा आपसे पूछ रहा है कि इस इमेज को कहाँ पे सेव करना है, दोबारा से वो क्या बना देगा, उसका लिंक बना देगा। तो मैं इसको सिंपल डेस्कटॉप पे अगर इसको यहाँ से नीचे फॉर्मेट में टिफ ले लेता हूँ, टिफ भी एक फॉर्मेट है जैसे जेपेग है, फॉर्मेट्स आगे जाके सारी करेंगे, मैं इसको सिंपल सेव कर देता हूँ, तो दोबारा से ये क्या बन गया, लिंक बन गया। यहाँ पे भी ये चीज सेव हो, तो दोबारा से आपने उसको सेव करके लिंक बना दिया। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना है जब कस्टमर को, अभी तो सिर्फ आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ना भी करो इसको इम्बेड तो कोई हर्ज नहीं। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब इनको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने इसका साइज छोटा बड़ा करना है कि हम इसको यहाँ पे रख लें, यहाँ रख कर अगर हम बनाएं, एक चीज का ख्याल रखना है कि शिफ्ट की प्रेस करके साइज छोटा बड़ा करो। अगर आप शिफ्ट की नहीं प्रेस करोगे तो कुछ बच्चे ना ऐसे कर देते हैं, तो सारे का सारा डिजाइन आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, इमेज खराब हो जाएगा और फिर आप उसको ऐसे ही बना रहे होगे। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, शिफ्ट की प्रेस करके उसका साइज छोटा बड़ा करना है। ठीक है, लेकिन मैं कंट्रोल जेड, मैं उसको कंट्रोल जेड इतना ही रहने देता हूँ, और अब आप इमेज को मैं अपनी जगह पे लॉक कर देता हूँ। लॉक इसलिए ताकि अगर मैं लेट्स से कोई शेप बना रहा हूँ और अगर मैं सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन बनाऊं, बार बार इमेज सेलेक्ट ना हो। ठीक है, तो आप कैसे लॉक करते हो, आप लेयर्स को ओपन करोगे, ये हमारा इमेज है। ठीक है, इसके साथ ये जो छोटा सा बॉक्स बना हुआ है वहां पे आप एक दफा क्लिक कर दोगे तो वहां पे छोटा सा पैडलॉक ताला आपके सामने नजर आ जाएगा। अब ये इमेज अपनी जगह पे फिक्स हो गया, लॉक हो गया, मींस के ना तो मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ ना तो मूव कर सकता हूँ। दोबारा अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा दोबारा से ये अनलॉक हो गया। आप किसी भी शेप को या इमेज को क्या कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। एक चीज का ख्याल करना है, लेयर को लॉक नहीं करना। अगर आपने लेयर को लॉक कर दिया तो इट मींस कि आप कोई सा भी टूल उसके अंदर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी की पूरी लेयर आपने लॉक कर दी।
ठीक है, आपने लेयर को नहीं करना, लेयर के अंदर यानी उसको एक्सपेंड करके आपने क्या करना है, जो सा इमेज है, शेप है, जिसको आप अपनी जगह से मूव नहीं करना चाहते, उनको आप क्या कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। और साथ अगर देखो तो क्या बनी हुई है, आई बनी हुई है। आई किसके लिए, आप अगर उसको हाइड करना चाहते हो या शो करना चाहते हो। ठीक है, और ये भी फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कोई ऐसा डिजाइन बनाया है जिसमें लेट्स से जैसे इसके एंड्रॉयड का जो लोगो है, इसके ये एंटीनाज हैं, आपने बनाया और आप कस्टमर क्या देता है कि यार अच्छे नहीं लग रहे, आप इनको डिलीट कर दो, रिमूव कर दो। आपको पता है कि हो सकता है वो कल को कहे कि नहीं नहीं यार वो अच्छे लग रहे थे, तो आप इसको सिर्फ हाइड कर दो। ठीक है, डिलीट मत करो, ना तो चीज वो प्रिंटिंग में नजर आएगी और ना ही आपको आर्ट बोर्ड पे वो चीज नजर आएगी। आ, कल को कस्टमर कह दे नहीं यार वो वाला डिजाइन ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो आपको फिर से दोबारा नए सिरे से बनाने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा अगर आपने हाइड किए होंगे तो वो आप सिर्फ क्लिक करोगे वो चीज दोबारा से शो हो जाएगी। मैं अभी आपको करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंड्रॉइड से स्टार्ट करते हैं। बेशक आप उसको आर्ट बोर्ड पे बनाओ, मेरी आदत है मैं ज्यादातर ग्रे एरिया पे बनाता हूँ, या आपकी अपनी प्रेफरेंस है, जहां मर्जी उसको बनाओ। ठीक है, और इनको हम कोशिश करेंगे कि हम इनको देख कर बनाए, ना कि इनके ऊपर। अब सिर्फ इसको देख के बनाओ, जैसे भी बनते हैं। खराब बनेंगे कोई बात नहीं, फिर दोबारा बनाओगे पहले से बेहतर बनेगा, फिर बनाओगे बिल्कुल एज इट इज बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ देख के आप बनाओ। ठीक है, तो एंड्रॉइड और ये जितने लोगों हैं, ये आपके इसी तरह यहां तक ये सारे के सारे आपके होपफुली ऐसे ही बन जाएंगे पाथ फाइंडर से और आपकी बेसिक शेप से। ठीक है, तो एंड्रॉइड का सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि जैसे हमें इससे बनाना है। तो सबसे पहले हमें कौन सी शेप लेनी है, मैं जैसे इसके हेड से बनाना चाहता हूँ, आप इसको जैसे मर्जी बना लो। ठीक है, तो मैं एलिप्स ले लेता हूँ, शिफ्ट की प्रेस करके मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब मुझे एग्जैक्ट कलर मैच करना है, तो मैं कौन सा टूल यूज करूंगा, आई ड्रॉपर टूल। तो मैं सिंपल आई प्रेस करता हूँ, मेरे पास ये आई ड्रॉपर टूल सिलेक्ट हो जाएगा, मैं क्लिक करूंगा, मेरे पास एग्जैक्ट कलर मैच हो गया। वी से दोबारा आ जाता है सिलेक्शन टूल। ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है, इसको सेंटर्स में से मुझे कट करना है। तो मैं लाइन ले लेता हूँ, सिंपल ये लाइन टूल्स हैं, लाइन, और इसको मैं यहाँ पे देखा स्मार्ट गाइड ने मुझे बताया कि मैं बिल्कुल उसके सेंटर में हूं। तो क्लिक करके शिफ्ट की प्रेस करके ताकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो। ठीक है, अब ये लाइन नजर नहीं आ रही, क्यों नहीं नजर आ रही? हम्म, एग्जैक्टली उसका स्ट्रोक नहीं है। लाइन जो होती है ना, ये ओपन पाथ है। ओपन पाथ है मींस के इसका स्टार्ट और एंड पॉइंट आपस में क्लोज नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये ओपन पाथ है। ओपन पाथ का या लाइन का हमेशा स्ट्रोक होता है, फिल नहीं होता। जैसे आप कॉपी पे कोई लाइन ड्रॉ करते हो, उसमें कलर भरते तो नहीं हो ना, वो तो सिंपल एक लाइन होती है। तो आपने हमेशा जो ओपन पाथ्स होते हैं, स्ट्रोक्स होते हैं, लाइंस होते हैं, उनको सिर्फ आपने स्ट्रोक देना है, फिल नहीं देना। जैसे अगर मैं इसको फिल देता हूं, मुझे नजर नहीं आ रही क्योंकि लाइन है। लाइन का हमेशा स्ट्रोक होगा, अगर मैं इसको स्ट्रोक दूंगा तब वो आपको नजर आएगी। ना भी हो, डिवाइड फिर भी काम करेगा, पाथ फाइंडर फिर भी काम करेगा। ठीक है, सिर्फ उनमें मर्ज है जो कलर देखता है, बाकी सब जैसी मर्जी शेप्स हो उनको आपस में वो कंबाइन करना, डिवाइड कर देना, कट कर देना, वो सारे काम कर लेते हैं। तो मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ शेप को, और एक दफा तसल्ली के लिए मैं यहाँ पे ये बिल्कुल थोड़ा सा फर्क था, वो बिल्कुल चीज अब परफेक्टली उसके सेंटर में आ गई। ठीक है, जैसे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ ना, यहाँ पे ये देखो आप, ये सेंटर पॉइंट है। लाइन बिल्कुल थोड़ी सी इसके ऊपर मैंने ड्रॉ कर दी, तो मैंने उसको अलाइन कर दिया। देखा, 19-20 का फर्क होता है, इन्हीं चीजों को आपने ज्यादा इसका ख्याल रखना। ठीक है, अब मैं सिर्फ क्या करूंगा, पाथ फाइंडर में जाके क्या यूज कर लेता हूँ, डिवाइड। तो जो ही डिवाइड पे क्लिक किया, उसने क्या किया, उनको कट कर दिया। ठीक है, जरा अभी ये ग्रुप में है तो राइट क्लिक करके मैं उसको क्या करूंगा, अनग्रुप। ये पार्ट सेपरेट हो गया, इस ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको सिंपल डिलीट कर देता हूँ। ये चीज आ गई। अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सिंपल रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ, और यहाँ से इसी तरह मैं इसकी बॉडी बना लेता हूँ। ये चीज कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो तो दो जो साइड्स हैं इसके, दो कॉर्नर्स है, वो राउंडेड है, बाकी दो नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन टूल लेते हो, सिलेक्शन टूल, तो सारे पॉइंट सिलेक्ट हो जाते हैं, ओवरऑल शेप सिलेक्ट हो जाती है। अगर आप ऐसे करोगे तो सारे, ठीक है, सारे पॉइंट्स राउंड हो जाएंगे।
आप फिर क्या करोगे, डायरेक्ट सिलेक्शन, आप इन दो पॉइंट्स को पहले सिलेक्ट करोगे और फिर आप इनको ऐसे कर सकते हो। अगर आप ऐसे करते हो ना, खुद से कर रहे हो तो अगेन वो होल नंबर नहीं देता, वो आपको पॉइंट में दे देता है, ठीक है। तब आप क्या कर सकते हो, मैं कंट्रोल जेड करता हूं, आप इस सर्कल पे, जो छोटा सा सर्कल आपको नजर आ रहा है, आप उस पर डबल क्लिक करो तो वही सेम वैल्यूज आ जाती हैं, आप यहां से दे सकते हो, ठीक है। और वो आपको वहां पे उसका प्रीव्यू भी दिखा रहा है। जैसे मैं इसको प्लस 40 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी हैं, राउंडेड है, ये देखो आप, ठीक है। डिफरेंट डिजाइन हैं, आप स्टाइल्स हैं, आप उनको यूज कर सकते हो। तो मैं ओके कर देता हूँ। इसी तरह मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे भी मैं एग्जैक्ट 40, तो मुझे पता चल जाएगा कि कोई वो आगे पीछे नहीं होंगे, एग्जैक्ट सेम हो जाएंगे। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको दोबारा से करता हूँ, सिलेक्शन टूल ले लेते हैं और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है ट्रांसफॉर्म भी। अगेन ये ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, विंडोज में, नीचे टी में आप चले जाओगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो अगर आप शेप को सिलेक्ट करो, आप ट्रांसफॉर्म को भी यूज कर सकते हो, प्रॉपर्टीज को भी यूज कर सकते हो। बेसिकली ये प्रॉपर्टीज 2017 में आई थिंक उन्होंने ये ऐड किया था, उससे पहले वाले वर्जन में प्रॉपर्टी का टैब नहीं था। इसमें क्या होता है, जो आप टूल्स ज्यादा यूज करते हो उसको उन सब ने एक जगह पे रख दिया, ठीक है। यानी बार बार आपको डिफरेंट पैलेट्स में ना जाना पड़े। जैसे अलाइन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कॉर्नर्स, एंकर, हर चीज उन्होंने एक जगह पे रखी। लेकिन अभी के लिए मैं सिंपल आपको ट्रांसफॉर्म का बता देता हूँ, बहुत आसान है। जो उनसे भी आप शेप सेलेक्ट करते हो उससे रिलेटेड ऑप्शंस आपके सामने नजर आ जाते हैं, ठीक है। ऊपर एक्स वाई एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट के उसकी पोजीशन क्या है, कहां पर वो पड़ा हुआ है, उसकी विड्थ और हाइट, ठीक है, उसका साइज कितना है, आप उसको चेंज कर सकते हो, उसको आप रोटेट कर सकते हो। वही सारा काम जो हम अब तक किससे करते आ रहे थे, सिलेक्शन टूल से। तो वो आप एग्जैक्ट कर सकते हो। अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूँ, मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। शेयर, शेयर इस चीज को कहते हैं इटैलिक कर देना, इस चीज को कहते हैं शेयर कर देना, ठीक है। आप उस शेप को शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको यही रहने देता हूँ। उसका साइज आप इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। और ये आपस में लिंक है। लिंक का मतलब है अगर आपने विड्थ को चेंज किया तो हाइट भी उसी के मुताबिक चेंज हो जाएगी। अगर आप इसको अनलिंक कर दोगे तो अगर आप अब एक को चेंज करोगे तो सिर्फ वो उसकी हाइट चेंज हो रही है, उसकी विड्थ चेंज नहीं हो रही, ठीक है। मैं इनको लिंक ही रहने देता हूँ। दूसरा, जब मैं शेप पे क्लिक करता हूं मेरे पास ये चीज आ गई, ठीक है। तो मैं दोबारा इसको ड्रॉ कर लेता हूँ जल्दी से, ऐसे कर लेते हैं और मेरे पास ये बाकी ऑप्शन भी आ गए, ठीक है, ये वाले। अब ये ऑप्शन किससे रिलेटेड है, रेक्टेंगल, क्योंकि वो शेप है क्या, रेक्टेंगुलर शेप है। वही सेम विड्थ और हाइट, वही जो यहाँ पे आपको दे रहा है वही यहाँ पे भी है, वही रोटेशन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। ये क्या है, ये आपके कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए, ठीक है। और अभी ये क्या है, लिंक है। लिंक का मतलब है अगर मैं एक को करूंगा तो सारे कॉर्नर राउंड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, अनलिंक करते हैं, मैं कहता हूं इसको मैंने क्या दिया था, ये वाला, ठीक है। अगर मैं इसको 40 कर देता हूँ, आई थिंक हमने इसको 40 किया था, और फिर यहां से भी मैं इसको 40, तो जो सा भी आसान तरीका लगे खुद कर लो, डबल क्लिक करके कर लो, यहां से कर लो, तो एक चीज को करने के इसमें कई तरीके हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा रहने देता हूँ। अब क्या बनाना है हमें इसके बाजू, उसके लिए मैं कौन सी शेप लूंगा, राउंडेड रेक्टेंगल, क्योंकि हमें एक कैप्सूल टाइप शेप बनानी है, ठीक है। अगर आप यहां से सर्कल ले लोगे तो ये ऐसे बन जाएगी, ओवल शेप बन जाएगी, ठीक है। हमें ये वाली शेप बनानी बन गई। अब इसको हम क्या करते हैं, मुझे इसको दूसरी जगह पे रखना है, तो अगर मैं आल्ट प्रेस करके कॉपी लेता हूं, साथ में शिफ्ट की भी प्रेस करूंगा, तो देखा यहाँ पे स्मार्ट गाइड मुझे क्या बता रहा है कि बिल्कुल डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। लेकिन अगेन क्लिक छोड़ते हुए, जल्दी करते हुए थोड़ा सा फर्क आ सकता है, ठीक है। तब मैं क्या एक टूल यूज करूंगा, उसका नाम है रिफ्लेक्ट टूल, और ये आपके कहां पे पड़ा हुआ है, रोटेट के बिल्कुल नीचे होता है रिफ्लेक्ट टूल। रिफ्लेक्ट क्या करता है, बिल्कुल उसको, उसका एक रिफ्लेक्शन बना देता है दूसरी जगह पे, ठीक है। रिफ्लेक्ट टूल, रिफ्लेक्ट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे पहले आपने क्या, कौन सा पॉइंट समझना है, एक गोल्डन रूल है ग्राफिक में कि अगर आप एक ऐसी शेप बना रहे हो, मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जिसमें उसके ऑपोजिट साइड बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो आप सिर्फ एक साइड बनाओ और उसको दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट कर दो। एक तो टाइम बच जाएगा, ठीक है, और वो चीज बिल्कुल एज इट इज आइडेंटिकल होगी। अगर आप दोबारा नए सिरे से बनाओगे, हो सकता है उसमें 19-20 का फर्क आ जाए। तो ये, क्या आप कोई 3D की चीज बना रहे हो किसी 3D सॉफ्टवेयर में, इंशाल्लाह आगे चल के भी ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि जब आप
इलस्ट्रेटर फोटोशॉप कर लिया, तो इससे आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, जितने ज्यादा आप स्किल सीखोगे उतनी ज्यादा आपकी वर्थ होगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें किसी एक लेक्चर के एंड पे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, ताकि आपको आपका माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि अच्छा अब ये कर लिए, इससे आगे हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अब ये देखा, जैसे एंटीना हो गया, इसकी आंख होगी, ये सब क्या है, बिल्कुल दूसरी साइड पे भी वो रिपीट हो रहे हैं। तो मैं क्यों ना एक बनाऊं और उनको दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट कर दूं, तो मेरा आधा काम तो वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट कौन सा बनेगा, ये पॉइंट होगा बॉडी का सेंटर, जहां से मुझे उसको ऐसे उठा के दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट करना है। मुझे उसको एक पॉइंट देना है कि यहां से इसको उठाओ और यहाँ पे इसको रिफ्लेक्ट कर दो। तो जो पॉइंट आपने देना है, पॉइंट कौन सा होना चाहिए, ये बॉडी का सेंटर। यानी अगर आप इस सेंटर से देखो तो यहाँ से उसने बाजू उठाया और दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट कर, तो एक पॉइंट आप हमेशा रिफ्लेक्ट क्या मांगता है आपसे, रेफरेंस पॉइंट, कि मुझे एक पॉइंट दो जहां से मैं उसको उठाऊं और दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट कर दूं। तो मैं जूम आउट करता हूं, मैं इस शेप को सिलेक्ट करूंगा पहले, और फिर जो ही आप रिफ्लेक्ट टूल लोगे तो आपके पास एक टारगेट का निशान आ जाएगा। ये आपसे बेसिकली क्या मांग रहा है कि मुझे रेफरेंस पॉइंट सेंटर में एडजस्ट करके दो। ठीक है, हर शेप का रेफरेंस पॉइंट उसके सेंटर में होता है। ये रेफरेंस पॉइंट आपको देखा सायान कलर में नजर आ रहा है, ये बिल्कुल छोटा सा। हर शेप का जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो बाय डिफॉल्ट उसके सेंटर में होता है, कोई सी भी शेप हो जाए उसके सेंटर में होता है। मुझे बेसिकली ये रेफरेंस पॉइंट उठा के कहां पे देना है, पूरी बॉडी के सेंटर में देना है, ताकि वो वहां से ऐसे उठाए और दूसरी साइड पे उसको रिफ्लेक्ट कर दे। ठीक है, अब मुझे पता है ये चीज अगेन प्रैक्टिस के साथ आपको पता चल जाती है, आपके गैसेस, आपके तुक्के जो होते हैं ना वो पक्के होना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा यहाँ पे पॉइंट होगा जो बिल्कुल सेंटर में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक जो पॉइंट है, मैंने ऐसे देखा, मैं माउस को ओवर करता हूँ ना, छोटा सा बॉक्स बनता है, वो बॉक्स क्या है, एक एंकर पॉइंट है। वो पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल बॉडी के सेंटर में है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये पॉइंट उसको देना है, ताकि इसके मुताबिक ऐसे उठाए और दूसरी साइड पे क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे। कई दफा ऐसी भी शेप्स होती हैं जिनका सेंटर पॉइंट होता ही नहीं है। जैसे अगर मुझे पता है कि सिर्फ एक पॉइंट है जो सेंटर में है और कहीं पे भी पॉइंट सेंटर में नहीं है, जैसे अगर मैं यहाँ पे भी लेके जाऊं, माउस को ओवर कर रहा हूं, कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ पे भी कोई पॉइंट नहीं है और यहाँ पे भी कोई पॉइंट नहीं है। तो अगर फॉर एग्जांपल ऐसी शेप्स हैं, चेयर, अगर एक ऐसी शेप है जिसका पॉइंट है ही नहीं, तो आपने क्या करना है, आप एक लाइन ले लो, लाइन को ऐसे सेंटर में ड्रॉ कर लो, उसको किसी भी कलर का स्ट्रोक दे दो। मैंने सिर्फ हेड को और लाइन को सिलेक्ट किया, हेड पे दोबारा क्लिक किया और उसको सेंटर अलाइन कर एक दफा मेक श्योर करने के लिए कि लाइन बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। अब ये जो लाइन है ये किस कहां पर है, बॉडी के बिल्कुल सेंटर में है। अब इस लाइन के तो दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, दोनों पॉइंट सेंटर में है। मैं किसी भी पॉइंट को चूज कर सकता हूं एज अ रेफरेंस पर्पस। तो मैं क्या करता हूं, बाजू को पहले सिलेक्ट करूंगा, यहां से मैं रिफ्लेक्ट टूल ले लूंगा, और आपने क्या करना है, चाहे इस पॉइंट को आप सिलेक्ट कर लो, चाहे आप इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लो। अब कैसे सिलेक्ट करना है, आल्ट की प्रेस करके। ठीक है, आल्ट की प्रेस करोगे तो उस टारगेट वाले आइकन के साथ, क्रॉस एच के साथ तीन डॉट्स आ जाएंगे कि आप क्या करने जा रहे हो, उसका रेफरेंस पॉइंट चेंज करने जा रहे हो। तो मैं आल्ट की प्रेस करके क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। सबसे पहले आप प्रीव्यू ऑन कर लो ताकि आप देख सको कि उसने उसको आया बिल्कुल ठीक रिफ्लेक्ट किया भी है कि नहीं किया। अगेन बहुत सिंपल ऑप्शन है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। वर्टिकली क्या है, साइड बाय साइड, आमने सामने। हॉरिजॉन्टल क्या होगा, ऊपर नीचे। तो हमें क्या करना है, वर्टिकल। आज तक मैंने एंगल नहीं चढ़ा, ज्यादातर काम हमारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली ही हो जाता है। तो वर्टिकली ओके नहीं करना, ओके करोगे तो वो उसी शेप को उठा के वहां पे रख देगा। आपको क्या चाहिए, उसकी एक कॉपी चाहिए, दैट्स इट। फिर बेशक सिलेक्शन टूल से आप उस लाइन को सिलेक्ट करके क्या कर दो, डिलीट कर दो, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह मैं ऑल्ट इसकी कॉपी ले लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, लेट्स से ये दोबारा कॉपी ली ये, और अगेन साथ शिफ्ट की प्रेस कर लो ताकि लाइन ऊपर नीचे ना हो। ठीक है, ऐसे कर लो आप। अब मैं जैसे मैं इनको थोड़ा सा खराब कर देता हूँ, जैसे ऐसे कर देता हूँ, फिर मैंने सेंटर में कर दी सिलेक्ट, थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ। अब मुझे जरा लेग्स जो हैं इनको भी बिल्कुल सेंटर अलाइन करना है। ठीक है,
तो अगर आप इनको तीनों को सिलेक्ट करते हो, कौन सी तीन शेप, एक तो बॉडी होगी, दोनों लेग्स हो गई, और आप जो ही अलाइन टूल में जाके इनको सेंटर अलाइन करोगे, क्योंकि शेप्स ऊपर नीचे, तो आप यूज करोगे हॉरिजेंटली, तो सेंटर अलाइन करोगे तो दो इश्यूज आएंगे। एक तो इशू ये हुआ कि बॉडी ने भी अपनी जगह से मूव किया, उसको तो हमें पता है एक दफा हम उस पर दोबारा क्लिक कर देंगे तो वो अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। लेकिन जो लेग्स थी वो दो थी शेप्स, जब मैंने उनको अलाइन किया वो बिल्कुल एक के ऊपर एक ऐसे आ गए, बिल्कुल ऐसे आ गए। ठीक है, जब भी ऐसी शेप्स या एक बल्कि दो या दो से ज्यादा शेप्स जिनको आपने इकट्ठा मूव करना हो, अलाइन करना हो, आप उनको ग्रुप कर दो, एक फोल्डर बना दो उनका। ठीक है, तो अभी देखा यहाँ पे लेयर्स में ये दोनों लेग्स जो हैं ये सिलेक्टेड है। मैं कंट्रोल जी करूंगा, उसकी शॉर्टकट की है ग्रुप करने की, कंट्रोल जी, या राइट क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हो, ग्रुप। तो देखा यहाँ पे ग्रुप बन गया। आप इनका भी नाम चेंज कर सकते हो, मैं बाद में बता दूंगा। तो अब मैं सिलेक्ट करता हूं, तो अब मेरे पास दो शेप सिलेक्ट है, तीन नहीं है। एक ग्रुप हो गया और एक बॉडी होगी। बॉडी पे मैं दोबारा क्लिक करता हूं ताकि बॉडी अपनी जगह से मूव ना करे, और मैं इसको सेंटर अलाइन कर लेता हूं। ठीक हो गया। उसके बाद क्या बनानी है हमें, आइस। बहुत सिंपल है, क्या ले लेते हैं, सर्कल, और सर्कल लेके मैं सिंपल यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। फिल मैं दे देता हूँ इसको, लेट्स से व्हाइट कलर। ठीक है, अब वही सेम चीज मुझे इसको दूसरी साइड पे क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है। लेकिन अब मैं लाइन ही ड्रॉ करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे एक पॉइंट है जो बिल्कुल बॉडी के सेंटर में, मैं उसी को यूज कर लूंगा। तो पहले इसको सिलेक्ट किया, रिफ्लेक्ट टूल लिया, और फिर ऑल्ट की प्रेस करके इस पॉइंट पे क्लिक किया। देखा ये क्या कर रहा है, एंगल। एंगल नहीं देना मुझे, उसको क्या करना है, वर्टिकल। ठीक है, और क्या करना है फिर मुझे, कॉपी। जैसे उसके बाद क्या रह गया, इसके एंटीनास। लाइन ले लेता हूँ, लाइन को ऐसे ड्रैग करता हूँ, बेशक आप शिफ्ट की प्रेस कर लो, ये चीज आ गई। अब जरा इसका कोई कलर तो नहीं है, ना फिल है और ना ही स्ट्रोक है, तो मुझे क्या देना है, मुझे इसको कलर देना है। तो अगर मैं ये आई ड्रॉपर, सॉरी आई से आई ड्रॉपर टूल आ जाएगा, इसको थोड़ा यहाँ पे रखता हूँ। अगर आप इसके एंटीना पे क्लिक करोगे तो वो क्या कर रहा है, वो फिल को ही कलर दे रहा है, स्ट्रोक को नहीं दे रहा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखनी है, इमेज में हमेशा हर चीज फिल ही होगी, बेशक वहां पे आपको ये लाइन नजर आ रही हो। ठीक है, वो इमेज है, इमेज पिक्सल बेस्ड है। तो जब भी आई ड्रॉपर से आप उस पर क्लिक करोगे इमेज पे, तो वो हमेशा क्या करेगा, वो कलर फिल को ही देगा, स्ट्रोक को नहीं देगा। जैसे मैंने कंट्रोल जेड किया, मैं सिंपल यहाँ, आपको लगेगा यार ये तो सिंपल एक लाइन है। ठीक है, तो मैं आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखा उसने कलर किसको दिया, फिल को दिया, क्योंकि अगर आप जूम इन करो ये तो इमेज है। ठीक है, ये चीज। एक तो तरीका ये है कि आप सिंपल उसको स्वैप कर लो, कोई हर्ज नहीं। लेकिन आप कहते हो नहीं, वो कलर, फिल का जो कलर है वो स्ट्रोक को जाए। अब मुझे पता चल गया कि मैंने जब क्लिक करूंगा तो वो कलर फिल को देता है। ठीक है, इट मीन्स कि ये फिल है। मैं चाहता हूं जो फिल का कलर है वो किसको जाए, स्ट्रोक को जाए। तो आप पहले स्ट्रोक को ऊपर रख दो, और फिर आपने आई ड्रॉपर और फिर शिफ्ट की प्रेस करके क्लिक करना है किसी भी कलर पे, चाहे यहां पे क्लिक कर लो चाहे यहां पे क्लिक कर लो। तो अब उसने वो कलर किसको दे दिया, स्ट्रोक को दे दिया। ठीक है, बस अब मैं क्या करता हूँ, इसका वेट थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स हम इसको 14 कर देते हैं। और फिर मैं क्या करता हूँ, इसके जो कैप्स हैं, जो स्टार्ट और एंड पॉइंट है, उनको मैं राउंड कर देता हूँ। कैसे करेंगे, स्ट्रोक पे क्लिक करते हैं और मैं इसको राउंड कर देता हूँ। ठीक हो गया। ये डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे सारे ऑप्शंस, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप उनके कैप्स को ऐसे राउंड कर दो। अब क्या करना है, वही सेम चीज, रिफ्लेक्ट और आल्ट की प्रेस करके अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, वर्टिकली प्रीव्यू, और क्या करना है, कॉपी। तो आपके पास आपका पहला लोगो क्रिएट हो। तो आपने सिर्फ देख के बनाना है, जैसे मर्जी बने, फर्क आ रहा है कोई बात नहीं, दोबारा बनाओगे और अच्छा बनेगा। हम क्यों इतना आसानी से बना लेते हैं, पता नहीं कितनी दफा उस चीज की प्रैक्टिस कर करके बना बना के। ठीक है, तो आप लोगों ने भी इसी तरह करना है। तो इन सबको मैं सिलेक्ट करता हूं। अभी आपके पास देखा, आपके पास कितनी ज्यादा शेप्स हैं, क्योंकि ये पार्ट अलग है, ये अलग है, ये अलग है, हर चीज अलग है। तो मैं कंट्रोल जेड करके क्यों ना इन सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर दूं, एक ग्रुप में ऐड कर दूं, ताकि मुझे उनको मूव करना आसान हो जाए। तो मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूं, देखें यहाँ पे ये सारी शेप सिलेक्टेड है, कंट्रोल जी, ये सब के सब एक ग्रुप में ऐड हो गए, ताकि अब मैं किसी पे भी क्लिक करूं वो सब के सब एक साथ मूव होंगे।
आप चाहे तो यहाँ ग्रुप पे डबल क्लिक करो, आप उसका नाम चेंज कर सकते हो अपनी आसानी के लिए कि यार ये एंड्रॉइड का है, ठीक है। और आप उसको कहीं पे भी, फिर बेशक आप शिफ्ट की प्रेस करके साइज छोटा रखो और कहीं पे भी आप उसको रख दो, ठीक है। अभी आपने सिर्फ डन मचाना है, बनाना है उनको जिधर मर्जी बनाओ, ये नहीं है कि आर्टबोर्ड के ऊपर ही बनाओ, जिधर मर्जी दिल करता है आप उनको देख के बनाओ, ठीक है। उससे अगला, इसको अभी के लिए मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उससे अगला क्या है आपका एडिडास का, बहुत सिंपल है। क्या करना है, रेक्टेंगुलर शेप, और मैं सिंपल आई ड्रॉपर से एग्जैक्ट ब्लैक कलर, और क्या करना है शिफ्ट और आल्ट, शिफ्ट बिल्कुल उसको स्ट्रेट रखेगा, आल्ट क्या करेगा डुप्लीकेट कॉपी बना देगा। ये रख लेता हूँ और फिर क्या करूंगा, एक और चाहिए कंट्रोल डी, लास्ट एक्शन रिपीट, ठीक है। लास्ट एक्शन रिपीट इसलिए करता हूं ताकि जितना जितनी स्पेस मैंने इन दोनों को दी है ऑटोमेटिकली उतनी स्पेस इन दोनों को मिल जाए, ठीक है। अब क्या करना है, इनमें थोड़ी सी देखा ये इंक्रीमेंट हो रही है इनकी हाइट, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे आसान तरीका है आप एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक है। उसको किसी भी कलर का स्ट्रोक दे दो, उस लाइन को शिफ्ट की प्रेस करके, जैसे मुझे इसको इतना रखना है, फिर कंट्रोल डी ये कर लेते हैं। यानी इसको आप सिर्फ क्या करो यहाँ से इसके साथ और इसको इसके साथ, तो उस बिल्कुल यानी इक्वल स्पेसिंग होगी। आप खुद से करते रहोगे तो उनमें पे फर्क आ जाएगा। अब मुझे इसमें पता चल गया बिल्कुल ये इक्वल स्पेसिंग है। अब लाइन को बेशक आप डिलीट कर दो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनको रोटेट करना है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है, आप ऐसे भी कर लो, या सिंपल ट्रांसफॉर्म में जाके मैं क्या करता हूँ यहाँ उसको एग्जैक्ट 30 डिग्री दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखो आपके पास ये रेफरेंस पॉइंट्स हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या कौन सा सेलेक्ट है, सेंटर में, यानी आपने जितनी शेप सेलेक्ट किया उनको उनके सेंटर में से रोटेट करो। जैसे अगर मैं अब रोटेट करूंगा ना, कैसे लगेगा, ये वाला यहां से उसको क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। अगर आप रेफरेंस पॉइंट चेंज कर देते हो, मैं कहता हूं ये टॉप राइट, यानी ये, अब ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा और यहां से क्या करेगा, उसको ये रोटेट करेगा। तो अब देखना, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से ये रेफरेंस पॉइंट चेंज कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मुझे क्या करना है, इसको तो जीरो सेंटर फर्क नहीं पड़ता, जहां से मर्जी, मैंने सिर्फ इसको 30 डिग्री पे रोटेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल लाइन, और लाइन को ड्रॉ कर दिया। बेशक वो लाइन ट्रांसपेरेंट है, कोई हर्ज नहीं, मैं सबको सिलेक्ट करके क्या करूंगा, पाथ फाइंडर में जाके डिवाइड, राइट क्लिक, अनग्रुप, और नीचे वाली सिलेक्ट करके शेप डिलीट, ठीक हो गया। उससे आगे और अगेन साथ साथ बेशक आप उनको कंट्रोल जी ग्रुप करते जाओ, ताकि आपके लेयर्स जो हैं वो एक प्रॉपरली सॉर्ट आउट रहे, ठीक है। उसके बाद बनाते हैं हम बीट्स का, दोबारा सर्कल बड़ा, आई ड्रॉपर से कलर एग्जैक्ट मैच कर लिया। अब क्या करता हूं मैं, एक और सर्कल लेता हूं और इसके सेंटर में जाके मैं शिफ्ट और आल्ट, अब मैंने आल्ट क्यों प्रेस किया, शिफ्ट से तो हमें पता चल गया सर्कल वो एज इट इज रहेगा, लेकिन जब आप सिर्फ शिफ्ट की प्रेस करोगे तो वो देखा उसको सेंटर से नहीं शेप को बना रहा, तो आल्ट जब आप प्रेस करोगे तो किसी भी शेप को आप उसके सेंटर से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे मैं इतना ले लेता हूं अभी के लिए ये, और अभी इसका भी कलर सेम है, तो मुझे इसको सिर्फ फिल देना है, स्ट्रोक देना है व्हाइट कलर का, तो ये एक रिंग बन जाएगा, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, फिर क्या लेना है लाइन, और लाइन को बिल्कुल इसके सेंटर तक ऐसे, फिर इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट कर लूंगा और इनको लेफ्ट लाइन कर लूंगा, तो आपके पास क्या बन गया, बी बन गया। इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं और इनका मैं क्या इंक्रीज करूंगा, वेट। तो आप देख लो कि कितनी बड़ी शेप बना रहे हो उसके हिसाब से, बस वो देख लो कि अच्छा लग रहा है तो ठीक है। अब हमें क्या करना है, इतने हिस्से को कट करना है, ठीक है। ये भी हम पाथ फाइंडर से करेंगे, लेकिन अगर मैं अभी ऐसा करूंगा तो इशू आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये लाइंस हैं और लाइंस को हमने शेप में कन्वर्ट करना है, एक्सपेंड करना है। अब ये कॉन्सेप्ट आपने समझना है कि ये है क्या। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं और इसका मैं वेट दे देता हूं 1, इसी तरह इसकी एक कॉपी लेता हूं कंट्रोल डी, एक कॉपी, और इसका हम वेट दे देते हैं 50 पिक्सल, इसका मैं वेट दे देता हूं 100। इस लाइन को अगर मुझे सिलेक्ट करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं, वो चीज सेलेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि बेसिकली है तो वो लाइन जिसका सिर्फ हमने क्या किया था, स्ट्रोक ज्यादा कर दिया था, वेट ज्यादा कर दिया था, है तो वो लाइन, हमें वो क्या नजर आ रही है, जैसे वो एक रेक्टेंगुलर शेप है,
एक बार है, ठीक है। यहां पे भी वही चीज है, यानी अगर मैं यहाँ या यहाँ पे क्लिक करूं वो उसको सिलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बेसिकली वो लाइन थी जिसका मैंने वेट ज्यादा कर दिया। तो ऐसी लाइन को हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड का क्या मतलब होता है कि उस लाइन को उस शेप में कन्वर्ट कर दो जो हमें नजर आ रही है। हमें क्या नजर आ रही है, ये इस तरह एक रेक्टेंगुलर शेप। तो आप उसको सिलेक्ट करोगे, ऑब्जेक्ट में जाओगे और आप उसको कर दोगे एक्सपेंड। एक्सपेंड का अच्छा, आपका एक्सपेंड ना यहाँ ऊपर होगा, इवन 2020 वर्जन में भी यहाँ पे होगा। मैंने क्योंकि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर प्लगइन्स किए हुए, इस वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पे नीचे शो हो रहा है, आपका ये यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपने सिर्फ एक्सपेंड पे क्लिक करना है, ओके कर देना है। अब आप देखना ये लाइन खत्म हो जाएगी और वो लाइन को किस में कन्वर्ट कर देगा, उस शेप में जो हमें नजर आ रही थी। तो मैंने जो ही ओके करना, और यहाँ पे भी देखा स्ट्रोक है, मैं जो ही ओके करूंगा तो क्या हुआ, वो लाइन खत्म हो गई। यहाँ पे भी वो स्ट्रोक खत्म हो गया और उसने क्या दे दिया आपको, एक फिल दे दिया, एक शेप बन गई जिसपे आप जहां पे भी क्लिक करोगे आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह लेट्स से एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। लेट्स से स्टार, ये स्टार है और इसका साइज थोड़ा यही रख लेते हैं, इसको मैं सिंपल फिल दे देता हूँ। और इफेक्ट में मैं जाके एक इफेक्ट यूज करता हूँ ट्विस्ट का, और अगर मैं इसको ट्विस्ट करना स्टार्ट करूँ, लेट्स से मैं इसको 90 डिग्री पे ले जाता हूँ, प्रीव्यू। हाँ, कई दफा ये भी स्टक कर जाता है। तो ये मैंने इसको 90 डिग्री पे ट्विस्ट कर दिया, ठीक है। मैं ओके कर देता हूँ। अब हमें क्या नजर आ रहा है, ट्विस्टेड स्टार। लेकिन जब मैं सिलेक्शन बनाने जाता हूं तो वो सिलेक्ट किसको कर रहा है, उसी ओरिजिनल को। क्यों, इसलिए कि अगर बाद में मुझे कोई चेंजेस करने पड़ जाए, मैं कहूँ नहीं यार ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा मैं कम कर दूं या ज्यादा कर दूं, तो आप किस तरह करोगे, अपीयरेंस में जाओगे और उस शेप रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज इफेक्ट्स आपने उस शेप पर अप्लाई किए होते हैं वो आपको सारे यहाँ पे नजर आ रहे होते हैं। यानी ये स्टार वाली शेप है, इसका फिल देखा क्या है, व्हाइट है, इसका कोई स्ट्रोक नहीं है। और ये क्या मैंने इस पे अप्लाई किया था, एक इफेक्ट। इफेक्ट से बनता है इफेक्ट, ये इफेक्ट्स लिखा हुआ है, इट मींस इफेक्ट। तो ये ट्विस्ट का मैंने इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई किया हुआ है। आप इवन उसको ऑफ भी कर सकते हो, वो शेप वैसी की वैसी आपको नजर आ जाएगी। तो मैं ट्विस्ट पे दोबारा क्लिक करूंगा, यानी मैं दोबारा से उन प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता हूं, ठीक है। लेट्स से मुझे यही चाहिए, मैं कहता हूं ये मुझे फाइनल, ये डन चाहिए, तो मैं इसको दोबारा क्या करूंगा, एक्सपेंड करूंगा, ताकि मुझे वो शेप मिल जाए जो मुझे नजर आ रही है। ताकि अगर मुझे उनमें से किसी को माइनस करना पड़ जाए, पाथ फाइंडर को यूज करना पड़ जाए, तो मुझे कोई इश्यू ना आए, मैं इजिली उसको कर लूं। तो मैं सिंपल ऑब्जेक्ट में जाऊंगा। इससे पहले क्या ऑप्शन था, एक्सपेंड। लेकिन जब भी आप इफेक्ट्स को यूज करते हो तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है एक्सपेंड अपीयरेंस, के अपीयरेंस को क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो, ताकि बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो अगर मैं एक्सपेंड अपीयरेंस कर दूं तो यहाँ पे भी देखा इफेक्ट का ऑप्शन चला गया और आपके पास वो शेप आ गई जो आपको नजर आ रही, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, बेसिकली ये क्या है, ये दोनों लाइंस थी जिनका मैंने क्या किया था, वेट ज्यादा किया था, क्योंकि मुझे इसको यहां से कट करना है पाथ फाइंडर की मदद से। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को एक्सपेंड कर दूंगा। तो इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड, ओके। तो ये क्या हो गई, लाइंस खत्म हो गई, स्ट्रोक खत्म हो गए और आपके पास शेप्स आ गए। अब आपके पास ये दो हैं, आप दोनों को क्या कर सकते हो, आपस में बेशक यूनाइट कर दो, एक हो जाए, ना भी करो कोई हर्ज नहीं। मैं सिंपल उनको यूनाइट कर देता हूं ताकि मेरे पास एक कंप्लीट शेप बन जाए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट करके मैं क्या कर दूंगा, सिंपल डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड क्या करेगा, इसको सेपरेट कर देगा, राइट क्लिक अनग्रुप, और इसको मैं साइड पे कर सकता हूँ, ठीक है। और डिवाइड ने क्या काम किया, अगर जैसे एक वर्जन ये चाहिए मुझे और एक कॉपी में बना के ये रख लेता हूँ, उसमें उसमें ये देखो, ठीक है। अगर आप, ये मेरे पास ओरिजिनल है, ठीक है। अगर कोई उसमें चेंजेस करनी है, जैसे कस्टमर कहता है नहीं बीच में से व्हाइट भी आप हटा दो ताकि मैं इसको जिस बैकग्राउंड पे भी रखूं वो बैकग्राउंड पीछे से नजर आए, तो उसी पे काम मत करो आप। हो सकता है कल को वो कहने नहीं यार वो पहले वाला अच्छा लग रहा था, ठीक है, ये ना फिर से आपको नए सिरे से बनाना पड़ जाए। तो आप उसकी कॉपीज ले लो, ताकि अगर गलती भी हो जाए तो एटलीस्ट आपको आपका बैकअप आपके पास पड़ा हुआ है, आपको नए सिरे से ना बनाना। तो जब भी उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी पड़े, कॉपीज बना लो, ठीक है, ताकि पास आपके पास बैकअप पड़ा हुआ है, ठीक है, ये चीज। तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं और इसको मैं सिंपल कंट्रोल जी
ग्रुप करके एक साइड पे रख। यही सेम चीज आप एंड्रॉइड के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं इसकी कॉपी लेता हूं और ये देखो, जैसे ये भी तो एंटीनल्स है, पहले इनको मैं अनग्रुप करता हूँ। एंटीनल्स है क्या, लाइन, देखिए आपको नजर आ रही है ये लाइन। तो मैं इनको क्या कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट, और मैं सिंपल इनको एक्सपेंड कर देता हूँ। तो लाइन खत्म हो गई, आपके पास वो शेप में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह मैं आंखों को क्या करता हूँ, हेड में से माइनस कर देता हूँ, ताकि वो जिस बैकग्राउंड पे भी हो आपको वो बैकग्राउंड नजर आए। तो मैंने क्या किया, उसके हेड को सिलेक्ट किया और दोनों आंखों को सिलेक्ट किया, और माइनस फ्रंट। इस तरह भी आप उसके वर्जन क्रिएट कर सकते हो। तो अब आप इसको जिस मर्जी बैकग्राउंड पे रखोगे, वो बैकग्राउंड, सॉरी क्योंकि ये नीचे है, देखा स्टैकिंग ऑर्डर में ये चीजें नीचे हैं, तो मैं इनको शिफ्ट कंट्रोल राइट स्क्वायर ब्रैकेट, अब ये सबके ऊपर आ गई। तो ये देखो, लेकिन मेरे पास मेरा ओरिजिनल बैकअप पड़ा हुआ है, अगर इसमें गलती कोई हो जाए तो एटलीस्ट मुझे नए सिरे से बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इन चीजों का ख्याल रखना। उससे आगे एलजी का यहाँ पे बना लेते हैं, और ऐसे आई ड्रॉपर से, ठीक है। और वही सेम चीज आप क्या करो, इसी की बेशक कॉपी भी ले सकते हो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, जैसे हम नॉर्मली कॉपी पेस्ट करते हैं ना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो मैंने कंट्रोल सी किया, और जो ही कंट्रोल वी किया उसने उसकी एक कॉपी दे दी, लेकिन मुझे ये कॉपी बिल्कुल उसके ऊपर चाहिए। जब भी आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी करोगे, उसकी कॉपी कहां पर होगी, आगे पीछे कहीं पे, वो उसको फेंक देता है। मुझे ये कॉपी बिल्कुल इसके ऊपर चाहिए, यहाँ पे ये एक है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, ठीक है। कंट्रोल एफ क्या करता है, पेस्ट इन फ्रंट। मैं जो ही कंट्रोल एफ करूंगा, आप लेयर्स देखना, कंट्रोल एफ, उसने क्या किया, एक कॉपी बना दी, बिल्कुल उसके ऊपर बना दी, ये देखो। और अगर आपको उसकी कॉपी नीचे चाहिए, फिर कंट्रोल बी। अगर आप एडिट में जाओ ना, ये सारे लिखे हुए स्टार्ट में, ये देखें, ये सारे लिखे, भूल जाओ, वीडियो भी आपके पास होगी, और यहाँ पे ये एडिट में भी जाके आप चेक कर सकते हो। तो ऊपर वाली कॉपी को मैं क्या करता हूँ, इसी तरह शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके उसका जरा साइज छोटा कर लेता हूँ, और उसको मैं सिर्फ क्या दे दूंगा, ब्लैक कलर का स्ट्रोक दे दूंगा, ठीक है। और क्या करते हैं, इसका वेट जरा ज्यादा कर देते हैं, हमें एटलीस्ट ये सही नजर आ सके। ऐसे उसको मैं 24 कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसका एक क्वार्टर खत्म करना है। तो उसके लिए अभी ये स्ट्रोक है, तो मैं एक टूल यूज करूंगा, उसका नाम है सीजर टूल। शॉर्टकट की है उसकी सी, अरेजर के बिल्कुल नीचे है सीजर टूल। और सीजर टूल ऐसे ही काम करता है जैसे एक्चुअल में कैंची, यानी जहां पे भी क्लिक करोगे वो उसको काट देगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि एंकर पॉइंट पे, आप कहीं पे भी क्लिक कर लो स्ट्रोक पे ये, और ये हमेशा किस पे काम करता है, स्ट्रोक पे। अभी ये स्ट्रोक है, मैंने इसको शेप में कन्वर्ट नहीं किया। तो देखा, जहां पे भी आप क्लिक कर रहे हो वहां पे वो क्या कर रहा है, उन पीसेस को काट के ऐसे सेपरेट कर रहा है, ठीक है। जैसे ये देखो, ठीक है, सिंपल, वहां से वो उनको कट कर देता है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, मुझे कहां से कट करना है, इतना 1/4। तो मैं सीजर टूल लेता हूँ, एक क्लिक में यहां पे करूंगा, और एक क्लिक में इस पॉइंट पे कर दूंगा। तो क्या हुआ, ये पार्ट सेपरेट हो गया। सिंपल बी से सिलेक्शन टूल, उसको सिलेक्ट करके मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब क्या करना है, सिंपल यहां से एक लाइन ले लेता हूँ, लाइन से इस पॉइंट के ऊपर शिफ्ट की प्रेस करके मैं यहाँ पे इतनी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब क्या हो रहा है, ये चीज वहां पे तो बिल्कुल, हाँ, क्योंकि ये पार्ट सेपरेट है, ये पार्ट आपका सेपरेट है। आसान तरीका क्या, आप इन दोनों को सिलेक्ट करो और कंट्रोल जे क्या है, शॉर्टकट है, ज्वाइन कर दो, इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दो। मैं कंट्रोल जे करूंगा, तो ये देखो, उसने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन किया है, लेकिन क्या किया है, पॉइंट ऊपर नीचे है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखे दो हैं, इस तरह के इश्यूज आते हैं, लाजमी देखा, अच्छा ये क्या हो रहा है, कंट्रोल जे, उसने ज्वाइन कर दिया, लेकिन यहाँ पे आप कहोगे सर फर्क तो नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन देखें, मैं जूम इन करता हूँ, पॉइंट क्या थे, एक के ऊपर एक नहीं थे, ऊपर नीचे थे, तब वो इशू आ रहा है। अगर मैं इस पॉइंट को उठाता हूँ, इसको मैं यहाँ पे बिल्कुल इसके सीधा सामने ले आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब देखिए ये स्नैप कर रहा है, मैं उसको इजीली मूव नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है स्नैप टू पिक्सल ऑन है। जब भी लगे कि पॉइंट आप मूव कर रहे हो, तो बीच में से कुछ स्टेप्स वो स्किप कर रहा है, आपने यहाँ पे उसको करना है, तो वो यहाँ से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो आप समझ जाना कि स्नैप टू पिक्सल ऑन है। आप इसको सिर्फ ऑफ कर दो बस। अब व्यू में जो, तो देखा ये ऑप्शन
ऑफ है, बस इसको हमेशा हम ऑफ रखते हैं। एक दफा बस ऑफ कर दो। पुराने वर्जन में जब भी आप नया आर्टबोर्ड बनाते थे आपको इसको ऑफ करना पड़ता था, नए वर्जन में एक दफा कर दिया वो दोबारा ऑन नहीं होता। अब मैं अगर इस पॉइंट को मूव करूं, अब ये देखा फ्रीली मूव कर रहा है, देखा बिल्कुल। तो मेरे पास वो बिल्कुल, आप बेशक इस पॉइंट को डिलीट भी कर सकते हो लेकिन ये आगे चल के बताऊंगा। तो ये देखो कोई मसला नहीं हुआ। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, अनडू करते हैं, दोबारा से हमारे पास दो लाइंस आ गई। दूसरा तरीका क्या है, आप दोनों को सिलेक्ट करो और यहाँ पे आपके पास क्या है, ज्वाइन टूल, वही सेम काम करेगा लेकिन ये ऐसे आप क्लिक कर लो तो इसने भी क्या कर दिया, उनको ज्वाइन कर, चाहे कंट्रोल जे या ये या सेम ऑप्शन ऑब्जेक्ट पाथ और ज्वाइन, वही यहां पे भी पड़ा हुआ। ठीक, समझ में आ गया। इससे आगे चलते हैं। यहाँ पे फिर दोबारा मैं लाइन लेता हूँ, यहाँ से लाइन ड्रॉ की और यहाँ पे मैं एक लाइन यहाँ ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, वही सेम चीज मैं दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे, ज्वाइन हो गया। अब क्या रह गया, सर्कल और यहाँ पे ऐसे। अब ये क्या है, स्ट्रोक है, मुझे स्ट्रोक नहीं देना, मुझे सिर्फ उसे फिल दे देना। फिर बेशक सिलेक्शन टूल से आप बेशक उसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लो। ठीक है, ये एक वर्जन बन गया। लेकिन लेट्स से क्लाइंट वही कहता है कि यार ये चीज उसमें से माइनस हुई नहीं हो, ताकि मैं इसको जिस बैकग्राउंड पे रखूं उस बैकग्राउंड का कलर नजर आए, व्हाइट मुझे नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को क्या करूंगा, क्या करूंगा, एक्सपेंड करूंगा, क्योंकि लाइन है ना, शेप तो नहीं है। यानी मैं इनके यहाँ पे क्लिक करूं वो सिलेक्ट नहीं होगा, लाइन है जिनका मैंने सिर्फ वेट ज्यादा किया हुआ है। तो मैं ऑब्जेक्ट में जाके सबसे पहले इनको क्या कर दूंगा, एक्सपेंड, ओके, ताकि अब ये किस में कन्वर्ट हो गई, शेप्स में। अब मैं सबको सिलेक्ट करूंगा और माइनस फ्रंट, क्योंकि ये वाली सारी शेप्स इसके ऊपर है तो मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मुझे अलग से चाहिए फिर मैं डिवाइड कर दूंगा। अभी के लिए सिंपल आप उसको क्या कर दो, माइनस फ्रंट। तो आपके पास क्या आ गया, एलजी का लोगो आ गया। उसके बाद बनाते हैं मैकडोनल्ड। ठीक है, इसको मैं यूज करूंगा टेक्स्ट, और आगे जाके टाइपोग्राफी पे बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर है। अब भी सिर्फ आपने टी क्लिक करना है और आप सिर्फ लिख लेना ओ। ठीक है, लेटर ओ। सिलेक्शन टूल, इसका साइज हम बड़ा कर लेते हैं और इसका मैं टाइप फेस चेंज कर दूंगा, जिसको आम जबान में हम फॉन्ट्स कहते हैं, लेकिन आगे चल के बताऊंगा फॉन्ट्स कैसे कहते हैं और टाइप फेसेस क्या चीजें होते हैं। लेकिन हम जिसे आम जबान में कहते हैं ना, फॉन्ट चेंज कर देना, उसका स्टाइल चेंज कर देना, तो वो मैं चेंज करूंगा करेक्टर में। अगेन करेक्टर का आपको पैलेट नहीं मिल रहा विंडो में, ये सी में नहीं है। ठीक है, ये आपको सी में नहीं मिलेगा, ये नीचे आपको टाइप में मिलेगा। टाइप मीन टेक्स्ट। ठीक है, ये आपके पास क्या है, करेक्टर का। और इसमें सिर्फ यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके आपने ये सारे टाइप फेसेस हैं जो हम मेरे यहाँ पे विंडोज के अंदर इंस्टॉल हुए में, तो यहाँ आपने लिख लेना है सेंचुरी। सेंचुरी एक टाइप ऐसा जो हर सिस्टम में पहले से होता है। सेंचुरी आप लिख लो तो आपके पास उसका देखा स्टाइल चेंज हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अभी ये टेक्स्ट है, मैं टेक्स्ट को भी एक्सपेंड करूंगा ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, शेप में कर। तो टेक्स्ट को आप दो तरीकों से एक्सपेंड कर सकते हो, या वही तरीका है, एक तो ऑब्जेक्ट एक्सपेंड या राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन। क्रिएट आउटलाइन का भी मतलब क्या है कि एक्सपेंड कर दो। ठीक है, कोई अगर आपसे वैसे पूछे ना क्रिएट आउटलाइन और एक्सपेंड में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं। क्रिएट आउटलाइन हम यूज करते हैं बेसिकली टाइप के साथ, टेक्स्ट के साथ, दोनों का फंक्शन सेम है, दोनों का मतलब सेम है। क्या कर दो, उनको शेप में कन्वर्ट कर दो। मैं जो ही क्रिएट आउटलाइन करूंगा तो उसने क्या किया, टेक्स्ट को खत्म कर दिया और उसको शेप में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं अगर दोबारा करेक्टर में जाके कोई सा भी मैं स्टाइल उस पर अप्लाई करने की कोशिश करूंगा वो नहीं होगा, क्योंकि टेक्स्ट खत्म हो गया। तो एक्सपेंड हमेशा आपका आखिरी स्टेप, आपको पता है उसके बाद वो चीज चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये चीज। अब मैं क्या करता हूँ, इसी की कॉपी लेता हूँ, शिफ्ट और आल्ट, उसको यहाँ पे रख लिया, दोनों को सिलेक्ट किया और पाथ फाइंडर में जाके दोबारा से यूनाइट। ठीक है, लाइन लाइन लेके मैं सेंटर से लाइन ड्रॉ करता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और दोबारा मैं क्या देता हूँ, डिवाइड, राइट क्लिक अनग्रुप, ये पार्ट नहीं चाहिए, डिलीट। अब यहाँ पे आप देखो तो कुछ ट्रांसपेरेंट शेप्स बन जाते हैं। क्यों ट्रांसपेरेंट शेप्स बन, जैसे ये सिलेक्शन, क्योंकि जब मैंने डिवाइड को यूज किया इन शेप्स के अंदर क्या थे, होल्स थे, हॉलो स्पेसेस थी। तो जब भी आप डिवाइड मर्ज को यूज करते हो तो वो अक्सर बीच में भी क्या कर देते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट शेप्स बना देते हैं। हमें ये ट्रांसपेरेंट शेप्स नहीं चाहिए। ये चार शेप्स हैं, मैं एक को सिलेक्ट करता हूँ, आप चाहते हो वो
जहां पे भी हो वो सब सेलेक्ट हो जाए, एक को सिलेक्ट करना है। ये ऊपर ऑप्शन है सिलेक्ट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, आप उस पर टिक कर दो, यानी उस जैसी जितनी भी शेप्स हैं उनको क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। आपके लिए आसान हो जाता है सिलेक्शन बनाना। वो सारी सिलेक्ट होगी, उनको सिंपल आपने क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। ठीक है, ये और सिर्फ मैं क्या करूंगा, इसको यहां से सिलेक्शन टूल से, ठीक, क्या बन गया आपका लोगो। आई ड्रॉपर से कलर मैच कर लेते हैं। अब ये जो सेंटर वाली बार है उसको थोड़ा सा ऊपर करना है, तो मैंने कौन सा टूल लिया, डायरेक्ट सिलेक्शन, ताकि मैं इन पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लूं। और फिर आप चाहे एरो कीज को यूज कर लो, अप एरो की, या क्लिक करके भी ड्रैग कर लो। ठीक है, मैं सिंपल एरो की को यूज कर लेता हूं, तो आपके पास क्या बन गया, आपका मैकडॉनल्ड का। ठीक है, एप्पल का बनाते हैं, सिंपल सर्कल, और ये देखो दोनों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट, सॉरी अभी ये वाला टूल नहीं करवाया, यूनाइट, यूनाइट करने के बाद मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट सिलेक्शन। अब आपने ऐसे नहीं करना, ठीक है, अक्सर स्टूडेंट ने ये कर देते हैं, वो स्टेप भूल जाते हैं। कंट्रोल जेड, डायरेक्ट सिलेक्शन, और आपने इन 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, 1 2 3, और फिर किसी एक पॉइंट पे क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है, तो आपके पास एप्पल शेप बन जाएगी। ठीक है, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन से मैं इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करूं, इसको और इसको, और मैं सिंपल इनको क्या कर देता हूं, यहां पे भी क्लिक कर सकता हूं, या सिंपल यहां पे भी क्लिक करके इनको थोड़ा सा मैं स्मूथ कर देता हूं। ठीक है, राउंड कर देता हूं ये चीज। अब क्या करना है हमें, ये सेक्शंस बनाने हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मैं लाइन ले लेता हूँ, लाइन से एक लाइन यहाँ पे, और फिर एक की कॉपी करते हैं, फिर कंट्रोल डी, लास्ट सेक्शन को रिपीट, 1 2 3 4 5। अब क्या आएगा, अब इशू कहां पर आ रहा है, सब में मुझे क्या देना है, इक्वल स्पेसिंग। अगर मैं खुद लगा रहूंगा, सारा दिन भी लगा रहूं, तो उसमें फर्क आएगा। तब आपने क्या करना है, इनको आपस में नहीं करना। जैसे अगर मैं इनको सिलेक्ट करता हूं और डिस्ट्रीब्यूट में जाता हूं, और सॉरी अलाइन में जाता हूं, अलाइन में ये डिस्ट्रीब्यूट, ये चीज ये नहीं करना, क्योंकि फर्क कहां पर आएगा, यहां पे भी, यहां पे भी। ऐसी शेप्स के लिए आपने क्या करना है, एक लाइन यहां पे भी रखनी है, और एक लाइन आपने यहां पे भी रखनी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन सारी लाइंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं अलाइन, अब देखा सब में, अब वो इन दोनों को कंसीडर करेगा, टॉप से भी, बॉटम से भी, सेंटर से भी। फिर बेशक इन लाइंस को आप डिलीट कर दो। ठीक है, अब सबको सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, पाथ फाइंडर में जाके डिवाइड, तो डिवाइड क्या करेगा, सेपरेट सेपरेट उनके सेक्शंस बना देगा। राइट क्लिक, अनग्रुप, पहले को सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर से क्या करना है, कलर मैच। ये देखो, मैं सिंपल शॉर्टकट कीज यूज कर रहा हूं। ठीक है, ये देखो, तो शॉर्टकट कीज से जरा काम आसान हो जाता है। ठीक है, एक बाइट बनाना है, उसके लिए मैं क्या ले लेता हूं, सर्कल, और ये देखो सबको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट एम, अगेन मैं उससे आगे निकल जाता हूं। दोबारा से आप क्या यूज करोगे, डिवाइड। ठीक है, तो मैं डिवाइड कर लेता हूं, और उसने क्या किया, जितनी शेप, मैंने इन दोनों को नहीं सिलेक्ट किया क्योंकि उनके साथ उसका लिंक ही नहीं है, तो मैंने सिर्फ उतनी शेप्स को सिलेक्ट किया जिनके साथ उसका लिंक है। डिवाइड, अनग्रुप, और इनको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब क्या रह गया, लीफ। तो आई थिंक इसमें आप ऐसे भी बना सकते हो, ओवल शेप ले लो। ठीक है, उसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, उसकी एक कॉपी ले लो, दोनों को बेशक आप स्ट्रोक से स्टार्ट कर लो तो आपको नजर जरा सही आ जाएगा। बेशक आप उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो, और अब आप क्या यूज करोगे, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या करता है, ये चीज, और फिर बेशक आई ड्रॉपर से आप उसका कलर मैच कर लो, उसको रोटेट कर लो, और उसको उठा के आप यहाँ पे, आसान हो गया अभी के लिए। दूसरा टूल भी बताऊंगा लेकिन आगे चल के। कंट्रोल जी, इसको भी आप ग्रुप कर दो, तो ये आपका एप्पल बन गया। बेशक थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ये चीज। उसके बाद रह जाता है आपका पेप्सी का, और पेप्सी को हम यहाँ बना लेते हैं, इनको भी वहां पे रख लेते हैं। अभी आपने यही काम करना है सिर्फ इस तरह के। ठीक है, आई ड्रॉपर से एक कलर मैच कर लिया, और अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक लाइन लेता हूँ, और लाइन को इसके सेंटर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं स्ट्रोक दे देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इफेक्ट, इफेक्ट में मैं एक इफेक्ट यूज कर लूंगा, कौन सा, ट्विस्ट का। ठीक है, ट्विस्ट देख के देखते हैं,
और अगेन लास्ट टाइम मैंने 90 डिग्री यूज किया था, तो मुझे इतना नहीं देना, और अगेन प्रीव्यू ऑन ऑफ करके और इसको मुझे नेगेटिव में, ठीक हो गया, आसान हो गया, ठीक है, गुड। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसका वेट ज्यादा कर लेता हूँ, ये मुझे उसको कितना बीच में उसकी स्पेसिंग को कंट्रोल करना है, तो ऐसे इतना कर लेते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ये बिल्कुल सीधा है, ये ऐसे टेढ़ा लग रहा है, इट मीन कि लाइन को थोड़ा सा मैं क्या करूंगा यहाँ से ऐसे इसको जितना आपको वो चाहिए, ठीक हो गया, आसान हो गया। अब क्या करना है, एक्सपेंड करना है, गुड। तो मैं सिंपल इसको एक्सपेंड अपेयरेंस, पहले एक्सपेंड अपेयरेंस इसलिए किया क्योंकि मैंने उसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई किया हुआ था ट्विस्ट का, फिर मैं दोबारा उसको क्या करूंगा, एक्सपेंड करूंगा, ये। अब क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट करके बेशक अब माइनस फ्रंट कर दो, क्योंकि डिवाइड करोगे फिर बाद में डिलीट करना पड़ेगा, माइनस फ्रंट, ये चीज आएगी। राइट क्लिक अनग्रुप, उसने उनको एक ग्रुप में ऐड कर दिया, तो अनग्रुप करके नीचे वाली शेप सेलेक्ट करके आई ड्रॉपर से, आसान हो गया। फिर दोबारा से सिलेक्शन, दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल, आसान हो गया, उससे आगे, ठीक है, कोई बात नहीं, आज सिर्फ सारे नहीं करवाऊंगा, यहां तक करवाऊंगा, ठीक है, मुझे पता है काफी ज्यादा होता है, ठीक है, मेरा तो स्टेमिना काफी है, आपका भी थोड़ा सा बिल्डअप होगा, इसलिए यहां तक करवाऊंगा, ठीक है, ताकि फिर आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है, नो कल को कोई भी ना आए। ठीक है, अब ये बनाते, ठीक है, किस चीज का, अगेन मैंने नीचे इसलिए नाम लिख दिए थे ताकि आपको पता भी चले, ब्रिटिश पेट्रोलियम, बीपी, जैसे यहाँ पे पीएसओ है, यूके में ब्रिटिश पेट्रोलियम, उनका ये लोगो है, लगता बड़ा मुश्किल है यार, पता नहीं कैसे बना होगा, ठीक है, तो सिर्फ देख के बनाओ, एज इट इज, अभी कॉपी करने की आपको जरूरत, आपको टेक्निक समझ में आ जाए, बाकी प्रैक्टिस के साथ वो चीज खुद बन जाएगी, सिर्फ टेक्निक्स को समझ में। तो मैंने एक शेप ले लेता हूँ ये, अगेन सिर्फ स्ट्रोक ले लेते हैं, और इसका कलर मैं व्हाइट ले लेता हूँ ताकि हमें जरा क्लियर नजर आ सके, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, और अब क्या करना है, सिंपल उसी तरह ये, ठीक है, थोड़ा एक्सपेंड कर लेता हूँ, मुझे ये जितनी लेस है वो चौड़ी चाहिए शेप, और क्या करूंगा, सिंपल ये चीज इंटरसेक्ट कर दिया, अब क्या करेंगे, अब मैं इसको रोटेट करूंगा, ठीक है, रोटेट करना है मुझे। अब आप कॉपीज गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 कॉपीज है, ठीक है। रोटेट, रिफ्लेक्ट के ऊपर ही आपके पास क्या है, रोटेट टूल। अब दोबारा से वही चीज, जैसे रिफ्लेक्ट का था ना, टारगेट आ गया, वो आपसे क्या पूछ रहा है, रेफरेंस पॉइंट दो, इसी तरह रोटेट कि कहां से मैं उसको रोटेट करूं, तो कहां से रोटेट करना है, यहां से उसको ऐसे रोटेट, सेंटर से करोगे तो वो अपनी जगह पर ही ऐसे घूमता रहेगा, नहीं, तो मैं क्या करूंगा, आल्ट की प्रेस करके मैं इसका रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दूंगा, तो आल्ट की प्रेस करके मैं यहां पे क्लिक करूंगा। अब एंगल कौन सा दें जिसपे एग्जैक्ट वो रोटेट करे, क्यों पुराने स्टूडेंट्स, क्या फॉर्मूला है इसका, एग्जैक्ट एंगल का, क्योंकि खुद से फिगर आउट करना तो मुश्किल हो, एग्जैक्टली 360 डिग्री के फुल रोटेशन, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉपीज, जितनी भी आपको कॉपी, वरना तो अब सारा दिन लगे रहोगे, अब बार बार चेक करके देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको एक कॉपी दे देता हूँ, जैसे गेस करता हूँ यार, अच्छा एक कॉपी 12 पे बनाते हैं, मैं कॉपी करूंगा, और फिर मैं क्या करूंगा, लास्ट सेक्शन को रिपीट, कंट्रोल डी, कितना आसान है, समझ में आया, टेक्निक समझनी है वो चीज। और एक चीज और, डिजाइन मुश्किल है, बनाना आसान है, ज्यादा चार्ज करो, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि चीज डिजाइन मुश्किल है, लेकिन इसको बनाना तो ज्यादा चार्ज करो, कई दफा बड़ा सिंपल डिजाइन होता है लेकिन उसको आपको दिन लग जाते हैं, कस्टमर कहेगा यार ये तो बड़ा 2 मिनट का काम था, तो आपका दिल करेगा यार इसको मैं गोली मार, ठीक है, कई दफा डिजाइन बड़ा मुश्किल होता है लेकिन उसको बनाना बड़ा आसान होता है, ज्यादा चार्ज करो, ठीक है, किसी को अपने ट्रेड्स बताने की जरूरत नहीं है, खासतौर पे जब आप एक मार्केट में बैठे हो,
यार ये तो बड़ा आसान है, मैं ऐसे बना दूंगा। ठीक है, हम लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है, कोई काम हमें 5 मिनट में करते हैं, हम कभी उसको 100 रुपए नहीं देंगे, ऐसी है ना। तो आप अगर कोई लैपटॉप का इशू आ जाए, बेशक 5 मिनट का, वो कहेगा यार वो हो कल ले जाना, वो बेशक 5 मिनट में करके रख देगा, लेकिन कल अगर आपसे वो 300 रुपये मांगेगा, आप दे दोगे, क्योंकि यार एक दिन लगे पूरा। अगर कोई प्लम्बर आ जाता है, इलेक्ट्रिशियन आ जाता है, वही चीज 5 मिनट में ठीक कर दे, वो कहता है नहीं नहीं यार ये तो 5 मिनट तो लोगों ने लगाए। हमारा उल्टा चलता है, हम टाइम को वैल्यू नहीं देते, हम ये नहीं देखते उसने हमारा टाइम बचाया, 5 मिनट में ठीक कर दिया। कुछ आते हैं वो सारा दिन लगते रहे, उन्हें पता है कि हम सारा दिन लगाएंगे तभी जाके हमें हमारी मजदूरी इतनी मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज को जहन में रखें। तो ये देखो, कई दफा होगा एंगल इसमें इत्तेफाक से ठीक आ गया, लेकिन हो सकता है ये आगे पीछे शेप्स हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड, इसको अनडू करता हूँ और दोबारा से एक शेप पे जाते हैं। दोबारा से मैं आल्ट की प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, प्लस मैं कोई सा और रैंडम एंगल दे देता हूँ, कॉपी, कंट्रोल डी, और लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए। तो फर्क यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा, गैप्स में फर्क आना, शेप में इक्वल स्पेसिंग नहीं होगी। ठीक है, तब अगर आप एक वो फॉर्मूला जो है वो आप याद रख लो, तो आपको खुद से फिगर आउट एंगल करने की जरूरत नहीं, बस आपको कॉपीज पता होनी चाहिए, आपके पास कॉपीज कितनी चाहिए। तो 360 डिवाइडेड बाय, लेस से मुझे चाहिए 17, और आप क्या कर लोगे यार, 18 सॉरी, आप कर लो कॉपी, और वो खुद ही से उसको जो एंगल बनेगा वो दे देगा। फिर कंट्रोल डी, मैं कंट्रोल डी प्रेस करके रखता हूँ, तो इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबको सिलेक्ट करके एक्सपेंड, क्योंकि अभी मैंने कोई उनका वेट नहीं ज्यादा किया, सिंपल अभी लाइन से नहीं। अब वहां पे आप देखो ओरिजिनल में क्या है, उन सेक्शंस के अलग अलग कलर हैं, तो मैं पाथ फाइंडर में किसको यूज करूंगा, मुझे सिर्फ उनको क्या कर देना है, अलग कर देना है, डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, जब आप डिवाइड कर दोगे तो उसने क्या किया, जान बस अलग अलग पीसेस बना दिए। अगर आप यहाँ पे अब देखना, अगर मैं अनग्रुप करता हूं तो ये देखो, ठीक है, बस ये देखो ये पीस क्या हो गया, आई थिंक कलर अब भर लोगे, अब तो मुश्किल नहीं ना रहा, बस ये काम आप लोगों ने अब खुद कर लेना है। ठीक है, यानी मैं इन सारी शेप्स को सिलेक्ट कर लूंगा, और भी टेक्निक्स होती हैं इनको बनाने की, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको उस तरह करवा रहा हूँ जितने टूल्स आपने कर लिए। आस्ता आस्ता टूल्स ऐड होते रहेंगे, टेक्निक्स और ज्यादा इंक्रीज होती रहेंगी। ठीक है, तो सिर्फ आप क्या करो, इनको सिलेक्ट कर लो, और इसी तरह आपने, ये मैं नहीं कर रहा क्योंकि अब आपको समझ में आ गया, आई ड्रॉपर से फिर अंदर वाली सिलेक्ट की, फिर अंदर वाली सिलेक्ट की, और आपके पास आपका डिजाइन बन जाएगा। समझ ना बना बता देना, बता दो। ठीक है, तो ये आप लोगों ने करना है। अभी 4 मिनट है, थोड़ा सा बता देता हूँ, वो फिर आप लोग का काम हो जाएगा, फिर आपके पास सारा दिन है अब आराम से, चाहे हॉस्टल में, चाहे 2 बजे आ जाओ वापस, शाम वाले जो है सुबह वाले 1 बजे तक बैठ के यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, शाम वाले ने अगर जाना है बेशक आप लोग चले जाना, 2 बजे फिर आप लोग क्या करना, आ जाए जो शाम के स्टूडेंट, ताकि चलो यहाँ पे बैठ के अगर किसी का कोई इशू आ रहा है, वीडियो देख रहे हो, और प्लीज ईयरफोन हैंड फ्री आप रख लो, ताकि साथ वाला डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, लगा लो, देखते रहो, नहीं वीडियो से भी कोई पॉइंट नहीं, बेशक मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझसे पूछ लेना, मैं आपको साथ गाइड करता रहूंगा। ठीक है, अगर मैं ना हूँ, जैसे मैं कोई ऑफिस का काम आ जाता है, कभी आगे पीछे कहीं पे जा रहा हूँ, तो खाली है। ठीक है, खाली बता देना। ठीक है, कोई भी इशू आए इस तरह का, अगर मैं नहीं हूँ खाली से, आप पूछने लिए आपको इंशाल्लाह सही गाइड कर देगा। ठीक है, ये सिर्फ मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग ये खुद से फिर करना। इसमें आप नया एक टूल करेंगे, क्योंकि ये जो शेप्स हैं ये आपकी ऑर्गेनिक शेप्स हैं, इनको हम पाथ फाइंडर और बेसिक शेप की मदद से नहीं बना सकते, इसलिए जो ऊपर वाले लोग थे वो तो हमारे बन गए, पाथ फाइंडर से भी बन गए, बेसिक शेप से भी बन गए। अब ये जो शेप्स हैं इनके लिए आप एक टूल यूज करोगे, और उसका नाम है पेन टूल। और पेन टूल इलस्ट्रेटर का, फोटोशॉप का सबसे पावरफुल टूल है। इसका सिर्फ एक फीडबैक है, वो आगे चल के बताऊंगा कि इसका एक नुकसान क्या है। ठीक है, लेकिन मोस्ट पावरफुल टूल है। ठीक है, इलस्ट्रेटर का, इससे आप हर चीज बना सकते हो। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगा कैसे, ताकि अभी टाइम है ब्रेक तक का, जो ही चाहे आएगी मैं वाइंड अप कर दूंगा। ठीक, तब तक आप ये समझ लो। तो पेन टूल काम कैसे करता है, तो मैं
अभी के लिए स्ट्रोक ले लेता हूं, और आप क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, वहां पे एक पॉइंट, एंकर पॉइंट लगा देगा। आप दूसरी जगह पे क्लिक करोगे, ये वहां पे दूसरा पॉइंट लगा देगा, और उनके बीच में क्या लगा देगा, एक लाइन लगा देगा। तो ये बेसिकली क्या है, ये इस तरह काम करता है। आप तीसरी जगह पे क्लिक करोगे और फिर जब आप फर्स्ट पॉइंट पे लाओगे तो उसके नीचे छोटा सा एक सर्कल आ जाएगा। इट मीन कि आप शेप को क्या करने लगे हो, क्लोज्ड करने लगे हो। तो जो ही आप इस पे क्लिक करोगे, शेप आपकी क्या होगी, क्लोज। तो आपके पास क्या बन गई, एक शेप बन गई, सिंपल। ठीक है, मैं दोबारा इसको डिलीट करता हूँ। पेन टूल, जब आप सिंपल क्लिक कर रहे होगे तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइंस बनाता है, सिंपल। कोई इन लाइंस में कर्व नहीं है, सिंपल। जब आप सिंपल क्लिक करोगे, जैसे क्लिक 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 और क्लिक, हमेशा स्ट्रेट लाइंस। तो आपने अगर इसमें कर्व ऐड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इनको डिलीट करता हूं, पी से पेन टूल, क्लिक क्लिक, जैसे मैं चाहता हूं यहां पे एक कर्व आ जाए, तो आप क्लिक करके ड्रैग करोगे, क्लिक करके माउस को ड्रैग करना है, क्लिक छोड़ना नहीं है। तो क्या होगा, उस पॉइंट की ना ऐसे ये बार्स आ जाएंगे, इन बार्स को हैंडल कहते हैं, बेजियर हैंडल्स। तो इन शॉर्ट हम इनको हैंडल्स कहते हैं। तो ये हैंडल्स आ जाएंगे, ये हैंडल कंट्रोल करते हैं कर्व को। जैसे ये देखा, आपको कर्व कैसे चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, उतना बड़ा आपका हैंडल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। और जो ही आप क्लिक छोड़ोगे, फर्स्ट पॉइंट के साथ ज्वाइन करोगे, और ये दोबारा आपके पास शेप चेंज होगी। ठीक है, अब उसी तरह लेट्स से मैं चाहता हूं यहां पे भी कॉर्नर बने, जैसे यहां पे कॉर्नर बन रहा है। अब यहाँ पे कॉर्नर क्यों नहीं बन रहा, मैं दोबारा शेप को सिलेक्ट करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन लेता हूँ, उस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ जिस पॉइंट के हमने क्या बनाए थे, हैंडल्स बनाए। अब किसी भी पॉइंट के हैंडल्स बना सकते हो, और हैंडल्स हमेशा दो होते हैं। ठीक है, ये जो हैंडल है ये कंट्रोल कर रहा है इस कर्व को, और ये हैंडल है ये किसको कंट्रोल कर रहा है, इस कर्व को। ठीक है, सिंपल। ये वाला हैंडल इस कर्व को, ये वाला हैंडल इस कर्व को। तो बेसिकली अगर मैं इस हैंडल को खत्म कर दूं तो मेरे पास वहां पे क्या बन जाएगा, कॉर्नर बन जाएगा। लेकिन ये जो हैंडल है ये किसको कंट्रोल कर रहा है, इस कर्व को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, यही काम अगर मैं दोबारा आप करता हूं, पेन टूल, क्लिक 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 करके ड्रैग किया, छोड़ दिया। कई दफा होता है डायरेक्ट सिलेक्शन से आप उस पॉइंट पे क्लिक करते हो, आप मूव कर रहे हो, तो अभी क्या है, दोनों हैंडल्स आपस में लिंक है, ऐसे ही है ना, लिंक है। मैं एक को मूव कर रहा हूं, दूसरा भी मूव हो रहा है, तो सबसे पहले मुझे इनका लिंक खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे, सिंपल, ऑल्ट की प्रेस करनी है और इस हैंडल पे क्लिक करना है। तो क्या होगा, लिंक उसका खत्म हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मुझे कॉर्नर चाहिए, या तो आप उसकी डायरेक्शन ऐसे कर दो, हैंडल की नोक बन जाएगी, कॉर्नर बन जाएगी, या हैंडल को बिल्कुल पॉइंट पे लाके छोड़ दो तो वो हैंडल खत्म हो जाएगा। जिस पॉइंट के हैंडल्स नहीं है वहां पे हमेशा कॉर्नर होगा, जिस पॉइंट के हैंडल्स हैं वो स्मूथ हो जाएगी, कर्व हो जाएगी, सिंपल। ये आपका इतना सा पेन टूल है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है। ठीक है, तो पेन टूल, अब बार बार मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है यहाँ पे कॉर्नर मुझे देना है, तो मैं क्लिक 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 करके जब दूंगा, ऐसे कर्व बनाऊंगा, तो यहीं अभी मैंने होल्ड करके रखा हुआ है माउस, मैंने लेफ्ट क्लिक नहीं छोड़ा। मैं साथ ही ऑल्ट की अगर प्रेस कर लूं तो यहीं पे मैं क्या खत्म कर सकता हूं, उनका लिंक ब्रेक कर सकता हूं। और सिंपल, चाहे आप इसको ऐसे कर दो और फिर क्लिक कर दो, तब भी कॉर्नर बन जाएगा। बाद में बेशक डायरेक्ट सिलेक्शन से जूम इन करके आप इसको ऐसे कर दो, हैंडल को बिल्कुल उसके ऊपर ले आओ, ताकि वो कंप्लीट नोक आपकी बन जाए। ठीक है, इतना आसान है, लेकिन ये उतना ही मुश्किल है पेन टूल को जब आप यहां पे यूज करोगे। अब मैं दो मेथड आपको समझाऊंगा, ठीक है, और दोनों में से जो आसान लगे उसको फॉलो कर लेना, वो आपकी अपनी प्रेफरेंस है। ठीक है, एक दो शेप्स में बनाऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये इस तरह, बाकी फिर आप लोग बैठ के उसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो पहले एक सिंपल शेप। मैं हमेशा स्ट्रोक क्यों यूज करता हूँ, पेन टूल फिल से भी काम करता है, लेकिन अगर आपने फिल ले लिया, जैसे मैं किसी और कलर का फिल ले लेता हूँ, पी से पेन टूल, और अगर आप क्लिक क्लिक और क्लिक, तो वो साथ साथ उस शेप को क्या देना शुरू कर देगा, एक फिल देना शुरू कर देगा, तो नीचे वाली शेप आपको नजर नहीं आएगी। तो पहले आराम से स्ट्रोक बना लो, बाद में बेशक उसको क्या दे देना, फिल दे देना। तो मैं बनाता हूं इसको, ठीक है, सिंपल क्लिक क्लिक। अब ये इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, ये आपके गैसेस से आपको पता चलेगा कि मुझे कितना हैंडल देना है, कितना कम, कितना ज्यादा। ये प्रैक्टिस के साथ चीज आपको आएगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मुझे कर्व देना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्लिक करके ना ऐसे ड्रैग करूंगा ताकि एक स्मूथ कर्व आए। ठीक है, ये
एक, फिर यहाँ पे, और अगर आपसे गलत पॉइंट लग जाए, जैसे गलत पॉइंट लग जाए, ठीक है, तो आपने अभी क्लिक नहीं छोड़ा, साथ ही मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा तो मैं उस पॉइंट को भी मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ ऐसे, और फिर मैं इसको थोड़ा सा इसका कर्व मैच कर लेता हूँ, ऑल्ट की प्रेस करता हूँ ताकि इतना जो बड़ा हैंडल है वो मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा। और यहाँ पे ये जो टेक्निक है ये स्टूडेंट को थोड़ी सी मुश्किल लगती है, इसलिए मैं दोनों करके बताऊंगा आपको, जो सी भी आसान लगे उसको आप लोग फॉलो कर लेना, ठीक है। मैं ज्यादातर इसको यूज करता हूँ, एक आदत बन गई है अब इसको यूज करने की, दूसरी आप लोगों को बहुत आसान लगेगी, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, क्लिक क्लिक, अगेन मैं जरा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि उसको वाइंड अप कर लें, और मैं इसको पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देता हूँ। फिर मैं जो माइनर इश्यूज हैं वो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन सेलेक्ट करूंगा, जैसे ये पॉइंट है ये थोड़ा सा ऊपर है, इसको क्लिक करके मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल मेरी शेप रेडी हो गई, क्लिक किया, थोड़ा सा जो माइनर इश्यूज हैं मैं उनको एडजस्ट कर लूंगा, हैंडल को जितने हैंडल लंबे होंगे उतनी ज्यादा स्मूथ शेप बन जाएगी, और आपके पास ये एक शेप बन गई, इसको बेशक आप साइड पे ले आओ, इसको फिल दे दो, और ये आपकी क्या है, वेक्टर शेप। अब ये टेक्निक थोड़ी सी मुश्किल लगती है स्टार्ट में स्टूडेंट्स को। दूसरी टेक्निक क्या है, पी से पेन टूल, और उसमें आपने क्या करना है, सिंपल स्ट्रेट लाइंस बनानी है, क्लिक क्लिक, जहां पे भी कर्व आ रहा है, जैसे यहाँ पे कर्व आ रहा है, तो मैं कर्व नहीं बनाऊंगा, मैं सिंपल क्या करूंगा, ये देखो, ठीक है। और डायरेक्ट सिलेक्शन से इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा नीचे ले आता, ये मेरे पास शेप बन गई। अब मुझे इसमें कर्व ऐड करना है, पी से पेन टूल सिलेक्टेड है, आपने क्या करना है, जहां पे कर्व देना है ऑल्ट की प्रेस करना है, तो कर्सर चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये एंकर टूल आ जाता है, एंकर टूल क्या करता है, जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं उनको स्मूथ कर देता है, ठीक है। तो एंकर टूल आ जाएगा, सिंपल क्लिक करके ये तो ठीक हो गया, और यहाँ पे ऑल्ट की प्रेस करके, तो ये इसको मैं ऐसे, बल्कि इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ, इसको थोड़ा सा ऊपर, पेन टूल सेलेक्ट करना है, पेन हो सकता है आपने सिलेक्शन टूल ना सिलेक्ट कर लियो, सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हो तो फिर वो कॉपी ही बनाएगा, पेन टूल सिलेक्ट होना चाहिए, फिर ऑल्ट की प्रेस करनी है। तो आई थिंक ये ज्यादा इजी लगेगा आप लोगों को यूज करना, कोई सा भी यूज कर लो, फर्क नहीं पड़ता, कोई आपसे पूछेगा नहीं, एंड रिजल्ट मैटर करता है। हाँ, जहां पे थोड़ा सा कॉर्नर बन रहा है, देखिए यहाँ पे नोक बन रही है, ये स्मूथ नहीं है, इसको आप कैसे फिक्स कर सकते हो, या तो डायरेक्ट सिलेक्शन लो, उस पॉइंट पे क्लिक करो, हैंडल्स को थोड़ा सा स्मूथ कर लो, सीधा कर लो, तो वो क्या होंगे, कर्व खत्म हो जाएगा। या कंट्रोल जेड में करता हूँ, यहाँ पे एक टूल है स्मूथ टूल, स्मूथ टूल क्या करता है, स्मूथ कर देता है, सिंपल आप उसको सिलेक्ट करो, और जैसे आप ब्रश करते हो ना वैसे इसको यूज करना होता है, यानी इसके ऊपर आप रब करो तो ये क्या करेगा, खुद से ही उस पाथ को स्मूथ कर देगा। तो आपके पास दोनों टेक्निक्स ठीक है, लेकिन ये वाली टेक्निक स्टूडेंट को ज्यादा, और मैंने प्रोफेशनल भी ऐसे देखे हैं, ठीक है, जो इस टेक्निक को यूज करते हैं। तो आपकी मर्जी है कि आप इनमें से, मैं एक और शेप बना देता हूँ फिर उसको लेक्चर को हम वाइंड अप कर देते हैं। तो ये आपने इस तरह प्रैक्टिस करनी है, जैसे ये एक शेप है, ये मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इसमें वही चीज रिफ्लेक्शन आ रही है, तो आपको वो चीज ताकि जेन में रहे। पेन टूल, तो क्लिक, सॉरी गलत हो गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा अच्छा यार एक साइड है जो दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो मैं एक साइड बनाऊंगा और उसको दूसरी साइड पे मैं, हाँ, मोस्टली जब आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी फिर ये टेक्निक जो मैं ज्यादा यूज करता हूँ, और आप बेशक अभी स्टार्ट में उसको यूज करो, तो सिर्फ आप देखो मैं कर क्या रहा हूँ। ऑल्ट की, जहां से मुझे हैंडल्स का लिंक ब्रेक करना होता है, और यहाँ पे ऐसे लिंक ब्रेक करना है, थोड़ा सा क्लिक और क्लिक। अब मैं जो माइनर इश्यूज हैं वो किससे फिक्स कर लूंगा, डायरेक्ट सिलेक्शन। जैसे इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ,
इस पॉइंट को क्लिक करके थोड़ा सा ऐसे, बाकी आई थिंक काम बन गया हमारा। ठीक है, आपने अगर बनानी है तो वही जो दूसरी टेक्निक मैंने बताई है उस तरह कर लो, कोई हर्ज नहीं। ठीक है, पेन टूल, क्लिक क्लिक, और साथ ही ऑल्ट की प्रेस करके ये क्लिक क्लिक, साथ ही मैं ऑल्ट की प्रेस करूंगा ताकि यहाँ पे क्या बने, कॉर्नर बने। और इसको मैं यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ, और ये देखो ये, और एक ये नोज बनाऊंगा मैं ऐसे, सॉरी कंट्रोल जेड, पॉइंट यहाँ पे लगा देता हूँ ऐसे, और फिर अगर आप जो ही यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉर्नर। लेस में मुझे इसको स्मूथ करना है। एक तो तरीका हमें पता है, आप डायरेक्ट सिलेक्शन लो, आपके पास क्या आ जाता है, ये सर्कल आ जाता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर देता है। मुझे सिर्फ उस पॉइंट को हैंडल देना है। तो आप कैसे कर सकते हो, इन दो ऑप्शंस की मदद से। जब भी आप डायरेक्ट सिलेक्शन लोगे, उस पॉइंट को सिलेक्ट करोगे, ये आपके सामने आ जाएगी। पहले वाला क्या करेगा, कॉर्नर बना देगा, देखो उसकी शेप भी वैसी बनी हुई है। दूसरा वाला क्या करेगा, उसको हैंडल दे देगा, उसको स्मूथ कर देगा। तो मैं जो ही क्लिक करूंगा तो देखा क्या हुआ, स्मूथ हो गया। सेम टूल पेन टूल में भी है। तो पेन टूल पे राइट क्लिक करो तो सबसे ये वाला अगेन थर्ड पार्टी प्लगइन है, आप में वो सिस्टम में नजर नहीं आएगा। एंकर पॉइंट टूल, एंकर पॉइंट टूल भी यही काम करता है कि जो कॉर्नर पॉइंट है उसको स्मूथ कर देगा, और जो स्मूथ है उसको कॉर्नर कर देगा, यानी जिसके हैंडल है उनको खत्म कर देगा, और जिसके नहीं है उनको हैंडल्स दे देगा। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और मैं अगर इस पर क्लिक करके ड्रैग करूं, इसके हैंडल आगे, अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक करूंगा तो दोबारा से क्या हो गया, हैंडल खत्म हो गए। और अगर मैं सिंपल क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ, और फिर मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन से इन पॉइंट को थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, जैसे भी। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट करके नीचे, हल्का सा ये चीज। अगर आप पेन टूल देखो तो बाकी ये दोनों बहुत आसान है। एड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट। एड एंकर पॉइंट मींस अगर आप सिलेक्ट करो तो वो उस पाथ पे क्या करेगा, एंकर पॉइंट ऐड करता जाएगा। और डिलीट एंकर पॉइंट क्या करता है, एंकर पॉइंट्स को खत्म करते हैं। सिंपल, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देने। ये हमारी शेप बन गई। तो मैं इन सब को सिलेक्ट करके यहाँ पे ले आता हूँ, इनका साइज जरा मैं बड़ा कर लेता हूँ ये। और अब मैं सबको क्या दे देता हूँ, सिंपल फिल दे देता हूँ। जो ये वाला पार्ट है मुझे इसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो मैं सिर्फ इन दो को सिलेक्ट करूंगा, पाथ फाइंडर में जाके माइनस फ्रंट। अब क्या करना है मुझे, इन दोनों को रिफ्लेक्ट करना है। तो पॉइंट कौन सा बनेगा, ये वाला, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट ये बनेगा ना ऐसे। तो ये वाला पॉइंट मैं ले लेता हूं, और ऑल्ट की प्रेस करके जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे क्या चाहिए, वर्टिकल प्रीव्यू। आपके पास आपका डिजाइन बन जाएगा। तो कोशिश करनी है इनको एज इट इज जितना मैच कर सकते हो आप इनको कर लो। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर है। आप सबके पास ये फोल्डर, ये इमेजेस होने चाहिए। नहीं है चेक कर लो, ले लो। नहीं तो इन सब सिस्टम में पड़े हुए, अगर किसी सिस्टम में नहीं है चेक कर लो, यूएसबी बाकी सिस्टम में है, कॉपी पेस्ट कर लो, पूछ लो। तो ये चीज ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना, ये जरा उससे भी मुश्किल है, इसलिए ये बना के रखे हुए। ठीक है, ये वाले मेरे फेवरेट हैं, बहुत इंटेंगल्स होते हैं, एक गलती हो जाए सारे का सारा डिजाइन खराब हो जाता है। ठीक है, मुझे ये बहुत पसंद है इस तरह के। ठीक है, ये फिर कल करेंगे, और उससे फिर आगे की चीजें में साथ साथ। ठीक है, तो आज का लेक्चर फिर वाइंड अप करते हैं, और इसको स्टॉप शेयर एंड एंड